एक लड़की आई इंटर्नशिप पे, जलजार साहब उनकी बेटी और मैं दोनों क्लास फेलो थे। मेरी बारी आई तो कहते तुम रहने दो, तुम तो माजूर हो। एक बच्चे ने कहा, जो हमारे स्कूल का टॉप नंबर 1 डिबेटर था, हमारे स्कूल की तरफ से दूसरे स्कूलों में जाता था, जीत के आता था, उसने कहा सर इसको ना बुलाएं, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे जब ये स्टेज पे आएगा। आपको नहीं पता क्या मजा है? ग्रीन नंबर प्लेट का जो नशा है ना, वो ये आपको नहीं पता। चीज मैंने नोट की है। अच्छा जॉन मॉल स्टूडेंट ने पूरा दिन मेरे साथ गुजारा, वो कैंडिडेट वर्ल्ड बैंक, बहुत बूढ़े हो गए दोनों, इन पाकिस्तान से मोहब्बत मुझे उनके घर में नजर आई है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद है जनाब शेखुन शदीदुन जनाब आतिफ शेख साहब, दुनिया के आखिरी शेख, यानी शेखों के भी जो शेख होते हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। और ये कंजूसी में नहीं है, लेकिन आप जो सोचते हैं वो भी सही हो सकता है। आतिफ साहब बहुत शुक्रिया। तारुफ कभी आपका इस तरह किसी ने करवाया? नहीं, कोई करवा के देखे हैं मेरे अलावा? मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है, ये मेरा तारुफ इस तरीके से भी आज हो रहा है। ये भी एक डायमेंशन थी बड़ी इम्पोर्टेंट। शेखुन शदीदुन जदीदुन, अब जदीदुन पे बात करेंगे। आपने जो रेवोल्यूशन एक इंसानों की दुनिया में ज़िंदगियों में लेके आए, जिसमें सोशल सेक्टर में आपके बेतहाशा कारनामे हैं बहुत बड़े बड़े, उनके हवाले से बात करें कि आपके हवाले से बात करें? हाँ, दोनों बातें हो सकती हैं, क्योंकि हम उससे अलग तो नहीं रह सकते। अच्छा। किसी भी चीज़ से। मैं अगर अपनी टाइम लाइन देखूँ, 1981 में जब पाकिस्तान में पहला डिसेबिलिटी का लॉ बना, तो अच्छा। पहला स्टूडेंट मैं था उस स्कूल का। 1981 से। हाँ, तो वो जैसे जलजार साहब उनकी बेटी और मैं दोनों क्लास फेलो थे। तो यानी कि कोई वाकया डिसेबिलिटी मूवमेंट का, लॉ से रिलेटेड, पॉलिसी रिलेटेड आप डिटैच नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी शुरू वहीं से हो रही है, जहाँ से पॉलिसी बननी शुरू हुई। जी मैं सही की दसिया सी ना, बेहतरीन पाकिस्तान का, अगर कोई कह सकते हैं ना, इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, क्या कहते हैं लफ्ज़, ये लफ्ज़ यही होता है? गटर नहीं गटर नहीं हाँ, क्या कहते हैं? ये वही लफ्ज़ यही होता है असल में इसको जो आपको जानना ना जनाब, डेवलपमेंट सेक्टर के हवाले से जो आप जानना चाहते हैं, जो आपके ज़हन में सवाल है। आतिफ शेख साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, और मेरा इनसे भी एक ताल्लुक़ है, वो भी दरमियान में कभी गुफ्तगू में शायद आ जाए। आतिफ भाई, मुझे ये बताइए कि बचपन आपका जो है वो बचपन में आने तक कैसा गुजरा? ये बड़ा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, ये मैंने कभी किसी पॉडकास्ट में ज़्यादा शेयर नहीं किया। थैंक यू फॉर आस्किंग। इसमें है ये कि मैं जब एक 1976 में मैं पैदा हुआ, मुझे एक 4 साल का हुआ, तो एक आम से स्कूल में, सरकारी स्कूल में मेरी वालदेन ने दाखिल करवाया। लेकिन क्योंकि मैं सुबह चल नहीं सकता था, तो व्हील चेयर भी इतनी कॉमन नहीं थी, तो स्टॉलर पे मुझे स्कूल, और वो स्टॉलर पे मैं क्लास में बैठता था जाके। तो बच्चे देखते थे, मुझे बड़ा अनकम्फर्टेबल लगता था कि मेरे साथ खेलते नहीं हैं, मुझे बात नहीं करते हैं। मैंने रोना शुरू कर दिया। नेचुरली ग्रेड 1 केजी का बच्चा रोएगा ही। तो स्टॉलर होता था, स्टॉलर मैंने पता कि याद है स्टॉलर। हाँ, पोलका की आइसक्रीम भी आती है। हाँ, बस वही रेडी लकड़ी की अच्छा, तो खैर वो मोहल्ले का स्कूल था। मैं नहीं जाना चाहता था स्कूल। अच्छा। रोज रोना पीटना, मेरी वालदा सारा दिन क्लास में बैठी रहती थी या बाहर स्कूल के वेट करती थी कि जब रोएगा ले लेंगे। फिर 1981 में अचानक ज़िया-उल-हक साहब को ख्याल आया कि उनकी बेटी डिसेबल है, उसके लिए कुछ होना चाहिए। न्यूयॉर्क में मीटिंग हो रही थी हेड ऑफ द स्टेट्स की, यूएन की ऑफिस में। मीटिंग के बाद एक छोटी डिस्कशन थी ऑन डिसेबिलिटी पॉलिसीज। तो ज़िया-उल-हक साहब ने कहा कि मैं इस मीटिंग को अटेंड करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी हेड ऑफ द स्टेट्स तो इस मीटिंग में नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैं एज अ फादर ऑफ अ डिसेबल्ड चाइल्ड इस मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ। तो फिर ये उन्होंने मीटिंग अटेंड की। तो उसी साल को 1981 को डिसेबिलिटी राइट्स का साल करार दिया गया, और उसमें कहा गया कि पूरी दुनिया कोई ना कोई इकदाम करे। पाकिस्तान में मैं लीडिंग नंबर पे था, वो इसलिए कि पाकिस्तान में हेड ऑफ द स्टेट की बेटी डिसेबल थी। उन्होंने आते साथ 1981 ऑर्डिनेंस फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल्ड पास करवाया। उसके बाद 115 स्कूल बनाने का ऑर्डर दिया गया पूरे पाकिस्तान में, कि
चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की जो भी है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, हर कैटेगरी हर एक कैटेगरी के लिए एक स्कूल बनाया जाए। खैर वो भी एक लंबी कहानी है, स्कूल बन गए। उन्हीं दिनों में मेरे वालिद साहब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जॉब करते थे और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट था। तो जैसे उन्हें पता चला, उन्होंने मुझे वहाँ स्पेशल एजुकेशन स्कूल में शिफ्ट करवा दिया और मैंने रेगुलर स्कूल जाना शुरू कर दिया। गाड़ी आती थी, रिया फिजिक्स। नहीं यार हो गया स्पेशल एजुकेशन। लेकिन वो जो पहला स्कूल सी उथे कौन पढ़ता था? मैं अब इसके बाद आता हूँ फिर हुआ क्या। यहाँ इस स्कूल में 4-5 साल जब मेरे गुजरे तो मुझे नहीं पता था कि मैं डिसेबल्ड हूँ। अच्छा, लफ्ज ही नहीं सुना था। स्पेशल चिल्ड्रन, स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल एजुकेशन, ये चल रहा था। अब स्पेशल केयर भी थी ना, मतलब पैम्पर्ड किस्म का माहौल है, फिजियोथेरेपी हो रही है, खाना मिल रहा है, घर से पिक कर रहे हैं, घर ला के छोड़े। स्पेशल चिल्ड्रन उसको कहना बेहतर है जब आप कुछ स्पेशल कर रहे हैं। मैं स्पेशल चाइल्ड था 5वीं तक। जैसे ही प्राइमरी स्कूल खत्म हुआ आगे कोई सिस्टम नहीं था, मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया गया जो मोहल्ले में था। वो 5वीं तक सारे स्कूल? वो 5वीं तक था। 1981 से लेकर 2022 तक तकरीबन ये तमाम स्कूल से प्राइमरी तक एजुकेशन देते थे, मैट्रिक भी नहीं था। तो मुझे बहरहाल एक मेन स्ट्रीम स्कूल में आना था। अच्छा। मेन स्ट्रीम स्कूल जहाँ मैं इजीली जा भी सकूँ, मैंने चलना शुरू किया 3री या 4थी जमात में। अच्छा। थोड़ी सी डिसेबिलिटी मेरी रिहेबिलिटेशन के बाद तो मैं वॉक करके जाता था। गली के कोने पे स्कूल था एक, हमारे घर के पास एक धोबी घाट था। धोबी घाट के अंदर ये 1 नंबर स्कूल के नाम से मशहूर था, पब्लिक स्कूल था। मेरा वहाँ एडमिशन हो गया। टाट वाला स्कूल था, उन दिनों टाट थे। हमें 7th में कुर्सियाँ मिली थी, मुझे याद है। 6th में टाट थे। टाट के ऊपर बैठना मुश्किल, काफ़ी प्रॉब्लम, फिर मट्टी, मैं बड़ा अनकम्फर्टेबल। लेकिन क्योंकि मैं स्पेशल बच्चा था, स्पेशल केयर, मुझे नहीं समझ आ रही थी मेरे साथ क्या हो रहा है। ये बच्चे हंस क्यों रहे हैं मुझे देख के, ये मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, ये कैसे देख रहे हैं, और टीचर क्यों इस तरह का रवैया रख रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, बड़ा यादगार वाकया। अरबी के टीचर थे, बहुत सख्त, हर वक्त सजा, ये वो, मुझे उनका नाम भी याद है, खैर अब नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो वो पूरी क्लास को उन्होंने एक सजा दी, मुर्गा बना लो। अच्छा। सारी क्लास मुर्गा बन गई। मुझे नहीं याद क्या वजह थी, क्या रीज़न थी। मेरी बारी आई तो कहते तुम रहने दो, तुम तो माजूर हो। अच्छा। पहली दफ़ा पता लगा, अच्छा मैं माजूर हूँ, ये चक्कर है। अच्छा। 5 मिनट में बड़ा सीरियस रहा, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट बाद मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा इसका मतलब मैं मुर्गा नहीं बन सकता। मुर्गा बना तो सकता हूँ, अब मैं मुर्गा नहीं बनूंगा। मतलब कोई मुझे बना ही नहीं सकता, मैं कहूँगा मैं माजूर हूँ। व्हाट एन आइडिया। बस मजा आ गया। फिर अब उसके बाद मैंने इसको बड़ा यूज किया। अच्छा। होमवर्क नहीं किया, सब माजूर हूँ, वाह, चल तू बैठ जाओ। तो मतलब आई लिटरली एंजॉयड द लाइफ कि यार ये डिसेबिलिटी एक प्रिविलेज है। अब कोई बच्चा मुझे बुलिंग करता था, मजाक उड़ा में कहता, ये मेरा बैग पकड़ो, क्लास में छोड़ के आओ। कोई बच्चा तंग कर रहा है, मगर इधर आओ वापस में, ये पैसे पकड़ो, कैंटीन से मुझे खाना ला के दो। तो मैंने वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया कि बच्चे साथ साथ मेरी डिसेबिलिटी को समझने लग गए, मेरे दोस्त बन गए, और डिसेबिलिटी को मैं एंजॉय करना शुरू हो गया। कभी भी मैंने, अभी भी मैं नीचे से ऊपर आया, मेरा बैग किसी और ने उठाया, मुझे आदत ही मुझे आदत ही नहीं है। व्हीलचेयर यूजर को भी यूज करता है यार, ये वहां से स्टाइल डेवलप हुआ यार, खाली आज चलो। तो ये डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड करना था कि मेरी डिसेबिलिटी है क्या। यार दूसरों की भी करते होते हैं ना, बैग बढ़ाया पे लगे, ये अगली स्टेज में समझ आई कि दूसरों की भी है। ये बहुत लंबा एक सफर है जिसमें मुझे समझ आएगी और भी डिसेबल्ड है, मैं अकेला नहीं हूँ। और इसको कई साल लग गए। खैर, तो ये स्कूल से सीखा, फिर सोचना शुरू कर दिया कि अच्छा और भी तो लोग डिसेबल्ड होंगे, और भी तो बच्चे होंगे, वो कहाँ होंगे। इस पूरे स्कूल में तो मैं अकेला हूँ, बाकी किधर है। जब ये सोच डेवलप हुई तो मैट्रिक के बाद मैं अपने उसी स्पेशल एजुकेशन स्कूल में गया वापस। जाके मैंने उन्हें कहा कि मैं उन बच्चों से मिलना चाहता हूँ जो मेरी क्लास फेलोज थे 1981 में। नहीं, अच्छा, उस जमाने में 5 के बाद फिर 6th और 7th 8th स्टार्ट हो गया था आपके, निकल हाँ, मैं पढ़ रहा था फिर स्कूल में, वही नहीं, वो धोबी घाट के देर से वहाँ शुरू हो गया था, लेकिन मैं उसी वाले स्कूल 1 नंबर स्कूल में ही पढ़ रहा था, मैं फिर कहीं नहीं गया।
मैंने मैट्रिक तक फिर 1 नंबर स्कूल धोबीघाट वाले स्कूल में ही पढ़ा कुकड़ाले स्कूल है। मुर्गी हाँ, मुर्गी जहाँ पे मुर्गा बनाया था उसी स्कूल में पढ़ा, वहाँ एंजॉय किया। एक वहाँ भी कई वाक़यात ऐसे हुए, जैसे एक जगह मुझे डिबेट्स में हिस्सा लेने का शौक था, तो अच्छा 8वीं में था मैंने तकरीर लिखी खुद ही, और टीचर से कहा आप सुन लें मैंने इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो एक बच्चे ने कहा, जो हमारे स्कूल का टॉप नंबर 1 डिबेटर था, हमारे स्कूल की तरफ से दूसरे स्कूलों में जाता था, जीत के आता था, उसने कहा सर इसको ना बुलाएं, लोग हंसेंगे मजाक उड़ाएंगे जब ये स्टेज पे आएगा। तो मैंने जनाब इस चीज़ को बड़ा सीरियस लिया, और मैंने टीचर और प्रिंसिपल सबके रूम में जाके मैंने कहा कि मैं ये स्पीच में हिस्सा लूँगा, आप मुझे डिस्करेज नहीं करेंगे, मुझे एक मौका दिया जाए। एजुकेशन मिनिस्ट्री ये भी मैंने कहा, ये जुमला मैंने बताया हुआ, ये भी मैंने कहा। ये मैं भी यूज करता हूं, यूज तो नहीं करता ना, मेरे अब्बू जी माशाल्लाह मैंने जो धमकियां उनसे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट थे, मतलब जो धमकियां उनसे लगाई, मैंने कहा मैंने इसमें आना है, और अल्लाह का शुक्र है फिर मैं उस डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट आया। अच्छा फिर वो उन्होंने टीचर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि नहीं ये बोल सकता है, और बाकी जो जिसने मना किया था वो थोड़ा सा शर्मिंदा भी था, दोस्त बन गया और आज तक दोस्ती है मेरे साथ। तो फिर डिबेट स्कूल, प्राइमरी स्कूल ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था बोलने का, यहाँ पे मौका मिला बोलने का। यहाँ आके मैं वो जैसे नहीं स्पीच कॉम्पिटिशन हर तरफ, स्कूल 1 नंबर स्कूल की तरफ से बैरिया कॉलेज जा रहा हूँ, PF कॉलेज जा रहा हूँ, तो वो एक बड़ा सा ट्रेंड बन गया कि मैं बोल सकता हूँ। फिर तकरीरें खुद लिखने का शौक था, अच्छा खुद ही लिखता था। शायरी पढ़ने का बहुत शौक था, शायरी खुद की नहीं लेकिन शायरी बहुत पढ़ता था, किताबें लाइब्रेरी में बहुत पढ़ी। मैट्रिक तक मैंने उर्दू लिटरेचर बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था। अच्छा तो वो सारा कुछ मुझे लिखना आसान लगता था। खैर लिखना शुरू किया, सोचना भी शुरू किया। तो जब मैं बता रहा था कि जब पुराने स्कूल में गया, वहाँ जाके मैंने पूछा कि वो बच्चे कहाँ हैं, मैं उनके से मिलना चाहता हूँ, वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 1992 की बात है। उन्होंने कहा जी ये फ़ोन पड़ा है, हम नंबर नहीं दे सकते, उस ज़माने में मोबाइल तो था नहीं, आप कॉलिंग कर लें, फाइल है, सबके नंबर है। कई नंबर चेंज हो चुके थे, कुछ मिले, और जो मिले उनमें पता चला कई की डेथ हो चुकी है, और कई जो है वो बड़ी अजीब सी ज़िंदगी गुजारे हैं, घरों में कैद हैं, बंद हैं। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि वजह क्या हो सकती है। उनसे मिला तो वजह वही निकली कि उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि लाइफ कैसे गुजारी जाए, मैनेज कैसे, अपने आप को मैनेज कैसे किया जाए। अपनी जिंदगी कोई मजाक उड़ाने की वजह से बंद हो गया, जिसको मैंने ओवरकम किया। फैमिली डर गई, कुछ फैमिली डर गई, कुछ इसलिए बैठ गए कि मैं अपने माँ बाप बहन भाइयों को बार बार नहीं कह सकता मुझे वॉशरूम जाना है, बस इस बात पे पानी पीना छोड़ दिया, खाना पीना। हाँ, तो ये बहुत सारे लोग मुझे मिले, लेकिन समझ नहीं आ रही थी करना क्या है। 1998 में BCom के बाद पहली दफ़ा मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोचा, और मैंने कहा इन सबको बुलाता हूँ। इन सबको मैंने टेबल पे बिठाया, वहीं अपने स्कूल में, पुराने स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, स्पेशल एजुकेशन। तो वो एक्सेस दे देते थे कि आप आ जाएं, बैठ बार बार जाता था ना, बार बार जाता था, तो हाँ काम ही है ये। तो उन्होंने फिर मजबूर आ गए। अच्छा, वहाँ भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, मैं वाकया बड़े मज़े का बताऊँगा जो मैंने आज तक शेयर नहीं किया। ये हुआ, फिर वो ग्रुप बन गया, उसका नाम रखा स्टूडेंट टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, क्योंकि हम सारे स्टूडेंट थे। तो यही सोचा कि तालीम पे फोकस किया जाए, इन्होंने पढ़ना है आगे। हालांकि मुझे वो इतना अच्छा स्टूडेंट में नहीं था, लेकिन पढ़ तो रहा था ना। बाकियों को भी मैंने कहा कि आप पढ़ो, बाकी ज़िंदगी फिर सेट हो जाएगी, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो मैंने स्टूडेंट टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बनाया। बहुत सारे 15-20 डिसेबल लोग अल्फराबी के उधर ट्रस्ट में ज्वाइन हो गए, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद बन, स्टेप की बुनियाद बनी। उन्हीं दिनों का वाक़या, जब मैं उस स्कूल के बार बार चक्कर लगा रहा था कि प्रिंसिपल से डाटा ले लूँ, प्रिंसिपल से जगह ले लूँ, टाइम ले लूँ, यहाँ सबको कैसे बुलाऊँगा, क्या चाय के पैसे कौन देगा, ये छोटी छोटी डिस्कशन मेरी रोज़ चल रही थी। एक दिन मुझे उस वक्त डायरेक्टर जनरल कोई थे, उन्होंने मुझे कहा वेट करो बाहर, और साहब वो दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दरवाज़ा इसलिए बंद हुआ कि वो गुजर जाए, मुझे पता ना चले। उस दरवाजे के पीछे एक पोस्टर लगा हुआ था, मैं उठा, उसको खोलना शुरू हो गया। उसमें बहुत सारे जापानी और बहुत सारे मुल्कों के डिसेबल लोग एक दूसरे के साथ, बड़ी प्यारी सी ग्रुप फोटो थी। मैं उनके नाम पढ़ रहा था, कोई जापानीज़ नाम, कोई चाइनीज़, कोई अफ्रीकन। एक नाम मुझे नजर आया, मुनीब गर्देजी, ये तो पाकिस्तानी नाम है। मैंने उस ग्रुप में ढूंढा, एक पाकिस्तानी लड़का था, बड़ा हैंडसम सा, डेफ था। नीचे पढ़ा ये कहाँ है, वो टोक्यो में कोई ट्रेनिंग होती थी उस वक्त, आइनोवा फाउंडेशन डस्किन, उसकी पिक्चर थी वो, डस्किन आइनोवा फाउंडेशन ग्रुप फोटो।
DGSC में DG के कमरे वेटिंग रूम के दरवाजे के पीछे वो पोस्टर था, उसके नीचे एक ईमेल एड्रेस था। मैंने वो कागज़ पे नोट किया और मैं बगैर DG से मिले आया और सीधा इंटरनेट कैफ़े गया। उन दिनों इंटरनेट कैफ़े में इंटरनेट होता था, कहीं और नहीं होता था। मेलोडी में मैंने जाके इंटरनेट कैफ़े वाले से कहा कि ईमेल कैसे करते हैं। उनका आप बताएं कहाँ करना है। उसने मेरा भी सॉरी ठीक है, उसने मेरा ईमेल बना के दिया मुझे। ईमेल बनाना USA.net, उन्होंने एक सर्वर आया था नया नया हॉटमेल से पहले, उसने वो ईमेल बनाया। मैंने उसने कहा क्या ईमेल कर दिया, मैंने कहा मैं खुद करूँगा। मैंने 2-3 लाइनें लिखी कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस ट्रेनिंग, हाउ कैन आई पार्टिसिपेट, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, माय नेम इज आतिफ। बस ये लिख के मैंने ईमेल कर दी और दोबारा चेक नहीं की। कई दिन गुजर गए, उन दिनों फिर मुझे सरकारी नौकरी मिल गई NTC में। NTC के अंदर भी एक कमरा था, उसको इंटरनेट रूम कहते थे। मैं वहाँ गया, मैंने कहा एक ईमेल मैंने बनाई थी वो चेक करनी। उसने आए, मैंने पासवर्ड लॉगिन डाला, जवाब आया था कि फॉर्म अटैच है, इसको फिल करके भेजें। वहाँ किसी को नहीं पता था अटैचमेंट का क्या मतलब है, कोई मुझे बता नहीं सका। मैंने उसका हाउ आई कैन गेट अटैचमेंट बस ये लिख के उसको जवाब दिया। 10 दिन बाद मेरे घर एक लेटर आया, उसमें वो फॉर्म था। अच्छा, मैंने वो फॉर्म, डेस्किंग का फॉर्म, मैंने फॉर्म बड़ी तवज्जो से फिल किया, फिल करके भेज दिया। भेजने के बाद मैं भूल गया कि मैंने कहीं फॉर्म भी डिस्पैच किया था। 100 रुपये उसको लगा था, जाके GPO से जापान पोस्ट करके आया था खुद। कुछ अर्से बाद एक लेटर आया कि पाकिस्तान हमारी टीम आ रही है, आपका इंटरव्यू होगा मैरिट में फलां तारीख को। पूरा वाक़या सुनाने का टाइम है और इजाज़त है यार? अब इसमें आगे दोबारा भी जिक्र आएगा। थोड़ा सा हिस्सा इसका जाए तो यार अल्लाह दी कसमें मेरे ना भी इंजी हुई। मैं डॉक्टर खालिद जमील मेरे पीरो मुर्शिद, ये सेकंड पार्ट है, इजाज़त देना ये आपने सुनाना है, फिर ये सेकंड पार्ट है। मेरे इसी तरह की कहानी में ऐसा हाँ वो सुना दी है। अच्छा है, वो मैं चला गया तैयार होके सूट पहन के इंटरव्यू देने, जैसे कोई नौकरी का इंटरव्यू है। अपने सारे सर्टिफिकेट उठाए बैग में, सारा कुछ डाल के, डिग्रियाँ BCom की डिग्री थी उस वक्त मेरे पास, और क्या था बाकी जैसे BD के कोई सर्टिफिकेट वगैरह कोई काम किया होता, डिबेट कॉम्पिटिशन की सर्टिफिकेट उठाए। और जब मैरिट पहुँच गया वहाँ जाके मैंने पूछा जी मिस्टर काको वयामा और ओकुहिरा मसाको, उनका जी रूम नंबर फलाना में चले जाए, सेकंड फ्लोर पे। मैं रूम में गया। अब रूम में जब पहुंचा हूँ, मैंने नॉक किया, दरवाज़ा खोला तो वो खातून जो थी एकदम जापानी स्टाइल में, उसने झुक के मुझे हेलो कहा। मैं उसमें शायद नीचे कुछ गिर गया, मैं ढूंढना शुरू हो गया। मैंने हैव यू ड्रॉप्ड समथिंग, उसने नो 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 हेलो। मुझे नहीं पता था जापान उस वक्त तक के जापानी इस तरह मिलते हैं। अंदर बिठाया, हाँ इंटरव्यू शुरू हुआ, इसी तरह कैमरे लगे, 2-3 में मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। अब जितनी मेरे पास नॉलेज थी उस ज़माने में उस वक्त तक सारी मैंने झाड़ दी। जितनी मेरी कैपेसिटी थी, सब जितना मैं फलसफी बन सकता था मैं बन गया। अच्छा जब हो गया इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद, उन्होंने कहा हम आपको बताएंगे। उनको मैंने रात को खाने पे लेके गया, रावल डैम सारा कुछ घुमाया फिराया, चले गए। किसी शादी में भी गए थे आप? हाँ एक शादी हो रही थी, वहाँ मैं ले गया। तेरा रिजेक्ट हुआ सी? अच्छा बाद में अच्छा है, फिर मैं उनको सी ऑफ कर दिया। कुछ अर्से बाद एक लेटर आया कि यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड। मुझे बड़ी आग लगी उस वक्त तक, मुझे ईमेल चलाना आ गया था। मैंने ईमेल मुझे देन हु हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, कैन आई सी हिज पिक्चर। मैं नाम उन्हीं के शफीक को रहमान ने, कैन आई सी हिज पिक्चर। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर भेज दी मुझे, मूंछों वाली बंदी। अच्छा पीछे खालिद जमील साहब बैठे, डॉक्टर खालिद जमील। मेरे जहन में क्या बात आई, इंतहाई सफारशी आदमी है डॉक्टर खालिद जमील साहब की रिकमेंडेशन जिसके साथ होगी वो रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। मैं अकेला, ना मेरा कोई सर को नहीं पता, ना मेरा कोई तस्वीर में, पहले सबको बता दो चुके इसलिए बंदा इसलिए चलो ठीक है कोई नहीं, सही है देखी जाएगी। कुछ अर्से बाद मुझे एक लेटर आया वहाँ से कि ये चाइका ट्रेनिंग करवा रहे हैं, लीडरशिप पर्पस। अच्छा उन्हें थोड़ा ब्रेक, बस यहाँ ब्रेक है। साजी होया है कि मैं डॉक्टर साहब के रूम में गया, जब आपको ये मिला ना लेटर, उससे 1 साल पहले मैंने सेकंड में अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। ईमेल आई भाई मेरे डॉक्टर तीको रहमान, उन्होंने एक पेंटियम 1 एक कंप्यूटर था, तो वो थाईलैंड में वो क्या AIT क्या है, एशियन इंस्टीट्यूट, वहाँ पे वो MSc कर रहे थे शायद भाईजान, वहाँ से उन्होंने एक कंप्यूटर सेंड किया हुआ था। तो उस पर प्रैक्टिस के लिए ना मैंने ऐसे ईमेल बना के ना
तो मुझे नहीं पता था कि ईमेल सेंड कैसे करते हैं। तो डॉक्टर साहब के कमरे में ये ऐसे मुझे ईमेल एड्रेस मिला, info@dinf.ne.jp। यही आज भी याद है मुझे। यही मेल था। अच्छा ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਫॉर द सेक ऑफ सेंडिंग मैसेज। तो अंदाजा कर रहा है नहीं कि मैंने वो इन्फॉर्मेशन दो, वो कोई चक्कर नहीं। तो फिर उसने कहा, फिर मैंने कहा मुझे, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे भेज दिया फॉर्म, वो रिजेक्ट हो गया। मैं अगले साल फिर मैंने क्या कर दिया, ऐसे ही बेदिली से ईमेल आई हुई है फॉर द सेक ऑफ सेंडिंग ईमेल, और समबडी इज सेंडिंग मी ईमेल फ्रॉम अदर, पता नहीं दुनिया के कौन से मुल्क से कर रहा है, जापान से मुझे मेल आ रही, ईमेल आ रही। मेरे जो खुश है उन्हें कही तू सिलेक्ट हो गया इंटरव्यू ਲਈ। मैं अब वही ਨੂੰ किया, वो जी मैं ऐसा इंटरव्यू है मेरा, तो डस्किन लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई है, ये इस तरह। वो कहना अच्छा ठीक। मैं कहा अच्छा हाँ ठीक है। और मुझे क्या पता वो सच्ची मुच्ची आ गई। वो जनाब आगे उन्होंने इंटरव्यू किया, मसाको सान और बयामा सान ने इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करके चले गए। मैंने इनको शाही किले की सैर कराई, अपनी तरफ से बहुत लग्जरी फूड ऑफर की, मैकडोनल्ड। अच्छा बाद में पता चलिया थे ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਵਲ ਤਰੀਨ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਖਾ ਗਿਆ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮੈਕਡੋਨਲਡ, ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। मैं चला गया जापान, सेलेक्ट हो गए। मेरे को पता चला इस्लामाबाद से एक बंदा है, आतिफ शेख साहब है। अब आतिफ शेख का जो मेरे सीन में था ना, साढ़े घर के सामने शेख रहने बड़े सोहने ही है मेरे सीन से हसी, बड़ा प्यारा ही बंदा अल्लाह की कसम मेरे सीन से हसी है, मीता बच्चन टाइप होगा जबरदस्त है आतिफ शेख। लो जी उस हंसी मैं पहुंच गया होते, जापान पहुंच गया हूँ मैं, ट्रेनिंग हो रही है। तो वयामा साहब ने मुझे एक बात बताई। उसने कहा दूसरा महीना था, मैं बड़ा नालायक था जापानीज़ लर्निंग में ना। मैं दफ़ा तो मैं ज़ुबान सीखने आया हूँ, मुझे बताओ यहाँ पे मूवमेंट कैसे चलती है। मेरे अंदर वो था डिसेबिलिटी राइट्स के लिए कैसे IL इंडिपेंडेंट लिविंग क्या है, ये लफ्ज़ मैं सुनता था, शोजी नाकानिशी से मिलता था। मेरे ज़हन में था कि ये असल में गेम क्या है, ये कैसे मुल्क कैसे तरक्की कर गया जापान। मेरे तो नींद नहीं आती थी ये सोच सोच के। वयामा साहब ने एक दिन बात हुई कोई ऐसी पढ़ाई पे, उसने गुस्से में पता क्या कहा, वो जो आतिफ शेख था ना, वो बेस्ट चॉइस था, लेकिन तुम्हें मसाको ने सिलेक्ट किया। उस जैसा टैलेंटेड बंदा मैंने नहीं देखा। मैंने उससे प्रॉमिस किया था, मैंने उससे कहा है कि किसी और प्रोग्राम में वो यहाँ पे आएगा। तो जायका का प्रोजेक्ट तुम जो कह रही थी कि 3 महीने का था शायद, 2 महीने का शॉर्ट कोर्सेज जायका का, तो उसमें उसे बुला ले। अच्छा वो जनाब मैं उस ज़माने में जापानीज सीख चुका था, जायका हेड ऑफिस आना जाना, शिंजुकू ऑफिस। तो मुझे पता आतिफ शेख साहब आ रहे हैं, आतिफ शेख साहब आ रहे हैं। वो भी रोज़ कह रही, तो पता आतिफ शेख सिलेक्ट हो गया। मैं कैसे सिलेक्ट हुआ ये कहानी अभी रहती है बीच में। वो इतनी एक्साइटेड, मैंने जेलसी फील होनी शुरू हो गई। मुझे अब वो चंगी भली सोहनी कुड़ी यार, ये वही भाया मैं जिसने अकील से शादी कर ली थी तुम्हारे दोस्त से। हाँ अच्छा मेरा वाह वाह वाह। तो ये रेस लगी आतिफ साहब की और मेरी। वयामा सान तुम्हारी दोस्ती शादी के लिए दोस्ती है। आओ बावफा रहे, मौत तक जुदा रहे। सैयद समीर जाफरी का शेर। वो मैं क्या शेर बोला था वो, हमने गम को भी मोहब्बत का तसल्सल समझा। वाह वाह। हम कोई तुम थे कि दुनिया से शिकायत करते। वाह 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 वाह। लो आतिफ भाई से मेरी जो जिंदगी का तल्लुक है ना, ये एक कंपटीशन से स्टार्ट हुआ है। और ये कंपटीशन मेरी तरफ से नहीं था। मैं अजाना होती है आवाज़ भावें आती हुई थोड़ी है, ये मेरी तरफ से कभी भी नहीं था। लेकिन ना ये कंपटीशन था, आतिफ ये बॉर्न कंपटीशन था। नहीं आतिफ वालों से, मेरे लो नहीं ऐसे। हाँ आतिफ साहब ने जनाब रेस लाई हुई सी, बाजी इंज करना है। तो मुझे होता था कि पाकिस्तान से एक बंदा ओवर है जो ये सोच रहा है। अल्लाह की कसम मेरे जहन में ये चीज़ होती थी। लेकिन फिर ये हुआ कि जब आतिफ भाई से मुलाकात हुई ना,
तो फिर रेस शुरू हो गई। हाँ, हुई है रेस, और बड़ा कितनी रेस मजे की दिलाई। रेस शुरू हुई ना, जिसमें रिस्पेक्ट, मोहब्बत, हाँ, खलूस। और असल में इसी रेस में सीखा हमने। वो इस अभी ऐसे ही रेस ना है, होती तो हमें नहीं समझ सीख ना आता है, सकते। ये सीखे उस अब रेस से। ये रेस वाला टॉपिक बाद में जाएगा, पहले सिलेक्शन वाले पहले बता दो। सिलेक्शन वाली हाँ, बात बताता हूँ। हुआ ये कि मुझे एक लेटर आया जायका डस्किन से कि जायका का ये कोर्स आया हुआ, इसका फॉर्म अटैच हो गया, मतलब लेटर में इसको फिल करके जायका हेड ऑफिस में जमा करवाएं। मैंने वो फॉर्म फिल किया, मैं जायका ले गया, सॉरी सर आप तो नहीं जमा करा सकते, ये तो गवर्नमेंट के लिए कोर्स है। हाँ, तो मैं क्या करूँ, मुझे तो उन्होंने कहा है आप किसी गवर्नमेंट के दफ्तर में जाएं। मैं चला गया डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन के पास। अच्छा, उनसे मैंने कहा स्ट्रॉन्ग कहते सर हम आपको नॉमिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद माजिद कुरैशी साहब बिजी थे, उन्होंने कहा नहीं मैं आपको नॉमिनेट नहीं कर सकता, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कोर्स है। उन्होंने साथ ही फॉर्म मुझसे लिया और 2-3 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी दिया कि तुम फिल करो, इनका तो नहीं होना तुम तो फिल करो। उन्होंने फिल भी किया और मुझे भी कहा कि इनकी हेल्प करें, आपका नहीं होना सिलेक्शन। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने वो जायका जाके कहा कि जायका का ऑफिस वही मुझे साथ ही पता, था हाँ वर्ल्ड साथ ही बैंक था। के साथ। मैं चला गया, मैंने कहा जी मैं इस टाइम गवर्नमेंट मुझे नॉमिनेट नहीं कर रही, मुझे जापान से कहा गया कि आप करें, मैं क्या करूं। उनका आप ऐसा करें, बड़े अच्छे लोग थे, बहुत उनका कॉपरेशन सारी ज़िंदगी में याद रहेगा। उन्होंने सब ने बैठ के सोचा और बाहर मुझे बिठाया वेटिंग एरिया में, बाद में बुलाया कि अंदर आए, हमें एक आइडिया है, हम भी आपकी कॉपी एज एडवांस कॉपी भेज देते हैं, हम उन्हें कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेशन बाद में आएगी लेकिन आनी चाहिए वरना ये बेकार है, हम नहीं फंडिंग देंगे। मैंने कहा ठीक है आप ये कॉपी भेजे। मैंने मायामा सर को बताया कि मेरी कॉपी जमा हो गई है, और इधर मैंने जाके सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड स्पेशल एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट एक मिनिस्ट्री थी, परवीन कादिर आगा, ओह, जिन्होंने पंजाब हाँ, यूनिवर्सिटी हाँ, बनाई, सर कादिर आगा की हाँ, बेटी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ी मैं प्यारी उनके पास शख्सियत, चला गया, बहुत मैंने अच्छी उनसे शख्सियत। बड़ी रिक्वेस्ट की कि मुझे मिलना है। हम्म, काफ़ी जोर लगाने के बाद जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनको मैंने कहा ये कोर्स है, डीजी साहब कह रहे हैं प्रेसिडेंट नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं, मैं मोस्ट रेलिवेंट कैंडिडेट हूँ, मैंने ही ढूंढा है, मैंने सब कुछ, अब कोई और चला जाए कोई बात बनती नहीं है। तो उनका आप अफसाने लिखते हैं, नॉवल लिखते हैं? मैं कहा, क्यों? कहती आपने जिस तरह फॉर्म फिल करके अपनी स्टोरी लिखी है तो बड़ा नॉवल स्टाइल है, मुझे पढ़ने का मज़ा आया, आई विल नॉमिनेट यू, डीजी वाह, साहब प्लीज़ रिकमेंड हिज नेम। उन्होंने ग्रीन कलर से लिख के कर दिया, मैं गया डीजी साहब, सेक्रेटरी ने लिख दिया है, डीजी साहब ने नॉमिनेशन लेटर बनाया, नॉमिनेशन लेटर में हाथ में लेकर चायका पहुंचा, ये मेरा नॉमिनेशन चला गया। अब 15-20 दिन महीना गुजरा, फिर एक लेटर आया कि जी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें। मैंने वीज़ा अप्लाई किया, महीना हो गया मेरा वीज़ा नहीं लगा, एक महीना पूरा गुजर गया। मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था कि यार ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक अपॉर्चुनिटी मिली है, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। मेरी एक क्लास फेलो था बीकॉम का, वो हाथ देखता था, नजूमी था। अच्छा, उसने कहा यार जरा मैं तेरा हाथ देखता हूँ, हाथ देख के उसने कहा तेरे हाथ में सफ़र की लाइन नहीं है। अच्छा, अच्छा सारी मिटी हुई है। मैं सफ़र की वही अच्छा, होता अभी उस वक्त तक नहीं मिटी थी अच्छा, सफ़र की लाइन है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं, ऐसे ही नहीं हुई। मैंने गिव अप कर दिया, मैं उसकी बात मान गया। मतलब बात तो सही कह रहा है, महीना हो गया वीज़ा भी नहीं लगा और ये भी कह रहा है, तो मतलब नहीं जा सकता। और वैसे पहले शरीक चला गया मैंने उसमें जाते कैसे वैसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए हैं? तो यार और चला कर वो ना वो क्या है, अजीब घटिया सी शायरी होती तमन्ना है। का बरे, हम जैसे भी आप जैसों को तरसते। अच्छा खैर वो हो गया। अजीब घटिया सी हवा। तो अजीब घटिया सी शहर ये तमन्ना का फरीब, हम जैसे भी आप जैसों को तरसते हैं। वाह 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 वाह, तो है वो कमाल है। वीज़ा लग के आ गया। अच्छा, अब वीज़ा लग के आ गया लेकिन मेरे हाथ में लाइन नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, अच्छा होने की हालत है। हाँ वो दोस्त बड़ा अच्छा था, हो गया सारा कुछ। मैं जाने की तैयारियों में था, बड़ा परेशान कि यार अब क्या होगा। कराची से मेरी फ़्लाइट थी, पहली दफ़ा अकेला सफ़र कर रहा था, समझ नहीं आ रही थी कैसे बैग उठाऊंगा, क्या करूँ। बैग उठाने की तो आदत थी तीन ही वो तो कभी आदत थी नहीं, बैग दूसरे उठाते थे। हाँ। हम आज कैसे सफ़र के खैर बड़े डरते डरते कराची पहुंचा। कराची एयरपोर्ट पे फ़्लाइट सुबह थी, मैं रात को ही पहुंच गया। अच्छा, कि मतलब चाहते हैं कि वो फ़्लाइट मिस ना हो जाए, निकल ही ना जाए। हाँ, निकल ही ना जाए। सारी रात एयरपोर्ट पे बैठा रहा, मत चल रही है। सुबह फ्लाइट में जब बैठा तो उनका फ़्लाइट 2 घंटे लेट है। अच्छा,
यार नहीं, लाइन है ही नहीं। लाइन लेकिन जैसे कि वो फ्लाइट टेक ऑफ कर गई तो मैंने कहा नहीं यार लाइन है, लाइन है, नजर नहीं आई उसको सही तरह। फिर जब मैं जापान पहुंचा तो वहां से एक नई दुनिया स्टार्ट हुई। वहाँ मुझे दो नई चीज़ें मिली। एक जापान की तरक्की, मौजूद अफराद की हालत बेहतर, और एक्सेसिव डिवाइसेस का इस्तेमाल, और एक शफीकुर रहमान। सुभान अल्लाह, ये दो चीज़ें लेके मैं आया पाकिस्तान। मैं ये दो लर्निंग थी मेरे लिए। क्या थी, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ कि मुझे लगता था मैं अकेले डिसेबल्ड हूँ, या वो दो चार जो चलते हैं वो है। नहीं यार, इस पूरी मूवमेंट है। जापान कितना आगे जा चुका है, शोजी नाकानिशी, ये सारे लोग कितने कदोता साहब कितने डेप्थ में बात करते हैं, बात कहाँ से कहाँ जा चुकी है। और ये सिंपल ये नहीं है डिसेबिलिटी लाइफस्टाइल और ये चीज़ें, बहुत बड़ी डेवलपमेंट गेम है। और डेवलपमेंट गेम क्या है, जो भी दुनिया में तरक्की हो रही है या नहीं हो रही, उस तरक्की के अंदर डिसेबल लोग नहीं शामिल। ये बात मुझे जापान से समझ आई कि जापानी टीचर्स और 2 महीने की ट्रेनिंग में मैंने ये सीख लिया कि डेवलपमेंट के अंदर डिसेबल लोग शामिल नहीं है, दैट्स ऑल। वो करना है। और यहीं से मेरा मिशन स्टार्ट हो गया कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर डिसेबिलिटी को कैसे एडजस्ट करना है। डिसेबल लोग जो मोस्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो बिल्कुल निगलेक्टेड लोग हैं, उनको डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर कैसे लाना है। अगर एक गांव में पीने के पानी का मसला है तो वो सबका मसला है, डिसेबल लोगों का भी मसला है। तो वो पीने का पानी उन तक कैसे पहुंचेगा। अगर कहीं तालीम का मसला है तो वो सबका मसला है, डिसेबल लोग भी उसमें शामिल है। और डिसेबल एक ग्रुप नहीं है, वो डाइवर्सिफाइड लाइफस्टाइल है। वो एक कम्युनिटी या एक टैग नहीं है, एक टाइटल नहीं है, वो एक कम्युनिटी है। हर तरह की है, हर तरह की जरूरत। ये वही वाली सिंपल सी बात है जो हम अक्सर करते हैं, फैसिलिटीज पे डिपेंड करता है। मेरे पास जो फैसिलिटी नहीं है मैं उसमें डिसेबल्ड हूँ, तो वहाँ वो फैसिलिटीज दे दे, कोई डिसेबल नहीं है। फिर आप उस गांव को इंक्लूसिव बना दे, उस शहर को इंक्लूसिव बना दे, स्कूल को इंक्लूसिव बना दे, तो कोई डिसेबल नहीं है। फैसिलिटीज की बात है, सारी अंडरस्टैंडिंग की बात है लाइफ स्टाइल को। ये मुझे बड़ी लेट समझ आई। खैर मैंने वहाँ से मेरे बहुत सारे सवाल लेके आया कि अब होगा क्या, और उन सवालों की बेचैनी में मैं लाहौर भी आया माइलस्टोन के ऑफिस। बेचैन था, मतलब समझ नहीं आ रही थी करना क्या है। यही लफ्ज होता था मेरा हर वक्त भी, करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, ये हर वक्त मैं पूछता था। अच्छा, उस करना क्या क्या चक्कर में मैं वर्ल्ड बैंक पहुंच गया। सुजन हर्शबर्ग, कंट्री डायरेक्टर जॉन मॉल की वाइफ, उनसे मेरी मुलाकात हुई 2005। जो इत्तेफाक से ज़लज़ले से पहले जूली थिमन आई, जो कॉन्फ्रेंस हुई, सब कुछ ऐसा लिंक था। उस सारी कॉन्फ्रेंस में उस पूरी दुनिया से आए हुए लोगों के साथ बात सीबी शॉट की बात, सीबी शॉट 2005 जापान से आने के बाद पहला कारनामा हुआ। कंट्री रिप्रेजेंटेटिव थे सीबी शॉट, जो कि पाकिस्तानी डिसेबिलिटी मूवमेंट में बैकबोन, एक आप समझ लें कि पाकिस्तान में जो डिसेबिलिटी मूवमेंट का स्केलेटन जो बना ना, उसकी बैकबोन सीबी शॉट है, और उसके कंट्री रिप्रेजेंटेटिव जो मैं कन्वीनर, चीफ कन्वीनर था उस वक्त। तो पूरे गवर्नमेंट के साथ वर्ल्ड बैंक, यूएन एजेंसी, इंटरनेशनल 27 मुल्कों के डेलीगेट्स, सबके साथ मैंने कम्युनिकेट करना था, जो करना नहीं आता था, लेकिन सीखा। और वो जो सफ़र की लाइन वाला वाक़या था, वो फिर कोई तकरीबन 42 कंट्रीज में सफ़र किया, और कितनी दफ़ा किया, अपनी एयरलाइन पर हर वक्त सफ़र ही रहा। लेकिन सफ़र के पीछे वो सवाल था, क्या करें, हाउ, कैसे होगा। इस कॉन्फ्रेंस में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जब लोगों से मुलाकात हुई। तो वर्ल्ड बैंक ने मुझे काम दिया, उसके बाद एक किताब लिखनी है। उस किताब का नाम होगा जस्ट लाइक द अदर किड्स, कि जो बच्चे डिसेबल हैं आम बच्चों के साथ स्कूल में कैसे पढ़ेंगे, कहानी की शक्ल में बनाओ। मैंने वो किताब लिखनी शुरू की, वो किताब छप गई। उस किताब को फिर उर्दू में ट्रांसलेट किया गया, उसका नाम रखा एक चमन के फूल हैं सारे। फिर उसकी चाइनीज़, रशियन, आज़री, मंगोलियन, बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन मिली है। वो वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे पड़ी हुई है सारी लैंग्वेजेस में। वो बुक को लिखते लिखते मैं बहुत सारे लोगों से मिला और बहुत कुछ समझ रहा था। मेरे ये सवाल कि ये काम कैसे होगा, ये बच्चे हम कहानी तो बना रहे हैं, ये शामिल कैसे होंगे, ये कैसे होंगे। मुझे एक खातून मिली, उन्होंने फ्रॉम लाहौर, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करो आतिफ, तुम ना बाहर जाओ पढ़ने,
इंग्लैंड में डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ बहुत अच्छी है। मैंने नहीं, मैं पैसे नहीं है मेरे पास, मेरे फादर एक सरकारी मुलाजिम है और मैं खुद अभी गवर्नमेंट की जॉब मैं उस वक्त नहीं मिली, हाँ मिल गई थी, गवर्नमेंट जॉब थी यार मेरी, हाँ करेक्शन मिल गई थी। तस्दीक करना इस बात की, मैं दावा करता हूँ तो आतिफ शेख भी गवर्नमेंट की जॉब छुड़ाने वाला शफीक और 100% एग्री, और यही मैं बनना मैं तो शूट कर दूंगा जब नौकरी ना है। इसीलिए मुझे खराब किया, अच्छा खासा सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी, अभी ये सेक्रेटरी होता है मेरे घर में ना, तो मैं अब सेक्रेटरी में कब्रों में बाहर खड़े होते हैं भाईजान, ये सर ये कर दे, तो मैं आपने कहा ना इसलिए सेक्रेटरी खराब होना, किया मुझे। मैं कहा ना सेक्रेटरी होना सर। उसने वर्ल्ड बैंक में जब उस खातून ने मुझे कहा कि आप बाहर जाएं, तो मैंने कहा जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता पढ़ना, मतलब ये फीसें वगैरह, यूके जाना, और दूसरी बात ये है कि स्कॉलरशिप मुझे कभी मिलेगा नहीं, मैं कभी अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, एप्लीकेशन लेने के पास होगी, इस तरह मैं आई एम 56% ग्रेडर ऑलवेज, आगे नहीं किया, बस बचपन में कि मैट्रिक तक अच्छा था। उनके नहीं तुम अप्लाई करो, मैंने अप्लाई कर दिया, मेरा इंटरव्यू कॉल आ गई। इंटरव्यू कॉल के दौरान उन्होंने मुझसे सिर्फ एक सवाल किया कि क्यों जाना चाहते हो यूके। मैंने अपनी पूरी कहानी सुना दी, यही कि मैं स्टेप बनाई, मैं सब कुछ कर लिया है, लेकिन समझ नहीं आ रही करना क्या है। आई जस्ट वांट टू लर्न फ्रॉम यूके, यूके बहुत आगे है, मैं देखना चाहता हूँ, मैं एकेडमिकली पढ़ना चाहता हूँ। वैसे प्रैक्टिस तो मैंने जापान, कोरिया, आधी दुनिया फिर ली है, मैं वो किताबों में देखना चाहता हूँ कि क्या सियाने क्या कहते हैं कि हाउ डू इंक्लूड पीपल विद डिसेबिलिटीज इन डेवलपमेंट सेक्टर, और डेवलपमेंट का सारा पैसा आप लोग देते हैं, तो आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। उनका बस स्टॉप है, यू आर सिलेक्टेड, और मैं यूके चला गया, ब्रिटिश चीनिंग स्कॉलरशिप, जो कि वेरी वेल पेड प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप था। वहाँ से मैं फाइनेंशियली भी बूस्टअप हुआ कि मतलब एक बहुत महंगा स्कॉलरशिप जिसमें पॉकेट मनी भी मिलती है और बहुत अच्छी अकोमोडेशन और बहुत एलीट किस्म के स्टूडेंट्स के साथ उठना बैठना, टॉप लेवल के दुनिया के प्रोफेसर जिन्होंने किताबें लिखी हैं डिसेबिलिटी पे, मार्क हैरिसन वगैरह, वो सब मेरे साथ बैठे हुए थे, टॉम शेक्सपियर, इनके साथ मिला एक साल, तो पढ़ने का मौका मिला। वहाँ से सवाल का जवाब भी मिला कि डिसेबिलिटी इंक्लूजन क्या है, डिसेबिलिटी इंक्लूजन इन डेवलपमेंट सेक्टर कैसे होगी। आते साथ शफीक रहमान के मशवरे के मुताबिक जॉब से रिज़ाइन दिया 2008 में ऐद मुताबिक, और जॉब से रिज़ाइन दे के बगैर सोचे समझे कि आगे क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, घर कैसे चलेगा, रिज़ाइन दे के घर आ गया। अब्बू बहुत नाराज़ हुए, मेरे गवर्नमेंट जॉब करते थे सारी ज़िंदगी में, क्या डिसेबिलिटी, ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम्हारे जहन में कोई प्लान है तो मैं क्या कह सकता हूँ। जाके एक ऑफिस नया किराए पे लिया, टीम नई सेलेक्ट की, स्टेप को रीस्टैब्लिश किया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए, सारी एनजीओ से मुलाकात का सिलसिला 1 साल चलता रहा डोनर्स के साथ। फाइनली अभी मैं उस दिन हिसाब लगा रहा था कि पिछले 10 सालों में तकरीबन $10 मिलियन हमने रेज किए और खर्च किए डिसेबिलिटी के अंदर पाकिस्तान में। और वो कैसे, UNODC, UNESCAP, UNDP। सॉरी बात काट रहा हूँ, सबसे आपका जो मुझे लगता है ना आतिफ भाई का वैसे माशाल्लाह बहुत कंट्रीब्यूशन है, एक पूरे पाकिस्तान की जो डिसेबिलिटी मूवमेंट है उसका एक कलर जो है ना आतिफ शेख, वो एक नुमाया एक लीडिंग कलर है माशाल्लाह आपका। एक तो वैसे भी कैपिटल में बैठे हुए हैं, हमने जो भी करना होता है आपके चरणों को छू के ही करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ जो आतिफ भाई आपका कंट्रीब्यूशन है ना बहुत बड़ा, जो आपने लीडरशिप ट्रेनिंग करवाई है ना, हाँ वो एक ट्रेनिंग पॉइंट यार वो ये कि यार रियाज अब माशाल्लाह चीफ मिनिस्टर का बिल्ला शारी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सिंध के लोग हैं, वो अहमदाबाद के जो दोस्त हैं, कितने लोग हैं, सारे ये दोस्त जो है ना उसी इन लोगों से मैं इंस्पायर था कि अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं बड़े शादे लोग हैं यार। मैंने देखा इनको बुलाओ, इनसे सुनो, और मैंने ये आइडिया टेलीनॉर को दिया। टेलीनॉर ने मुझे बड़ा मजा आया था, मैंने कहा लीडरशिप कॉन्फ्रेंस करवानी है और पर्सन डिसेबिलिटी ये दिखाना है। उनका क्या मतलब, मैंने कहा मतलब ये है कि डिसेबल्ड पर्सन बेकारी नहीं है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे रहे हैं। मैं उन लोगों को बुलाना चाहता हूँ जो माशरे को दे रहे हैं, जो अपना लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। उनको कितने पैसे चाहिए, उस ज़माने में मैंने उनको बहुत बड़ी अमाउंट बताई, 2009 की बात, मैंने कहा 10 लाख रुपए चाहिए। वो ठीक है मिल जाएंगे, आप कॉन्फ्रेंस करवाएं। मैंने कॉन्फ्रेंस करवानी शुरू की एक सरकारी बिल्डिंग के अंदर। मुझे 10 लाख बाद में पता चला बहुत कम आ गए, बहुत बड़ी तादाद आ रही है, नहीं पूरे हो गए, ये क्या किया। अच्छा खैर फिर उन दिनों
एक मेरा एक दोस्त है यूके में, गैरी मेंडस, वो पाकिस्तान रह कर गया था एडलिंग के यूएसए के प्रोजेक्ट में 10 साल। वो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करता था और यूके में अमेरिका से वाशिंगटन से मुझे मिलने आया करता था। साल में 2 दफ़ा आया वो, और सिर्फ मिलने। मैं क्यों आया, कहते जस्ट टू सी यू। और वहीं हॉस्टल में कमरा लेकर एक रात रहा, सारे दिन हम बातें करते थे। मुझे याद आया कि यार लीडरशिप का आइडिया मैंने उससे बात की थी। मैंने उसको जारी को ईमेल की कि यार मैं स्टार्ट टेलिंग और 1 मिलियन दे रहा हूँ, ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, थोड़े से पैसे शॉर्ट हो रहे हैं, क्या कर सकते हो। उसने कहा एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च है, मैं उनसे बात करता हूँ। उन्होंने कोई $2-3 भेज दिए और ये कॉन्फ्रेंस हो गई। और वो ऐसा यादगार टर्निंग पॉइंट था। उसमें 2 चीज़ें, एक इनको मैंने सबको बताया कि डिसेबिलिटी में पैसे हैं, रेज करो, फंड रेजिंग, और उनको इस्तेमाल करो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और दूसरी बात, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को नहीं। जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगी तुम खुद खुद स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और फिर मैंने वो सारे स्पीकर्स बुलाए जो मोटिवेशनल स्पीकर टॉट किया, जो उस वक्त के अवेलेबल लोग थे, जो डिसेबिलिटी सेक्टर के लोग थे, डेवलपमेंट सेक्टर, NGOs के हेड, गवर्नमेंट के डायरेक्टर जनरल, तो फलाने तमाम UN एजेंसी, सब इकट्ठा कर दिया। और वो आ रहे अपना अपना लेक्चर दे। मैंने कहा आपका सिर्फ 10 मिनट चाहिए, बोले और जाएँ, मुझे पूरी दिन की कमिटमेंट नहीं चाहिए। पॉलिटिशियंस आए। भाई एक मेरे ज़हन में अभी बात याद आ रही, मार्गला होटल था आपकी कोई कॉन्फ्रेंस, आई डोंट नो, आप तो हर ये साल दूसरी थी, मार्गला होटल वाली हाँ। दूसरी थी। पहली कौन? उसमें आपने कहा यार ये एक लड़की है, ये बड़ी मुनीबा मज़ारी, डिप्रेशन में है, तो इत्तेफाक से मैं शायद मास्टर ऑफ सेरेमनी में यार एग्जाम दे रहा था, आपने कहा यार इसको भी माइक शेयर कर लेना। तो मैंने उसको कहा कि आप कंटिन्यू करें। उसका नाम था मुनीबा मज़ारी। मुनीबा बाद में बड़ी मीडिया फेम बनी, नाउ शी नॉट famous लिविंग इन पाकिस्तान, लेकिन मुनीबा हमारे मुनीबा ऑफिस को आए। मुझे याद है कि वो पहली दफा बोल रही। अच्छा मुझे वो बार बार कहती थी आतिफ भाई अब क्या बोलना है, आतिफ भाई अब क्या बोलना है, कि शफीक से पूछे, वो मुझे क्या माशाल्लाह बोलना से है, क्या मुझे वो याद है। उसके बाद मैंने देखा माशाल्लाह वो बड़ी अच्छा वो तरक्की कर रही एक है, अल्लाह ताला एग्जाम्पल की है, से। वो एक एग्जाम्पल। ऐसे कितने सारे लोग हैं हजारों लोग हैं बहुत जो सारे माइलस्टोन स्टेप जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जाकर लीड कर रहे हैं दुनिया को। माशाल्लाह अभी वो देखें अब अली शब्बर है, हाँ, 12 साल मेरे शहजादा साथ काम बंदा, किया हाँ। माशाल्लाह। एक कंपनी डेपटॉक वहाँ यूरोप से लीड रन कर कर रहा रहा है है पूरी दुनिया में। अभी कोई यूरोपियन कॉन्फ्रेंस थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने रीट्वीट किया है कि पाकिस्तानी कंपनी डेपटॉक ने साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर प्रोवाइड किया। माशाल्लाह दे आर ग्रोइंग अ लॉट। माशाल्लाह। वकारपुरी उसने अब वो TCI ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज इंक्लूजन, उसके ऊपर का वो इज अ कंट्री हेड। ऐसे बहुत सारे जो हैं वो लोग हैं जो यहाँ से निकल हीरे के। तराशी माशाल्लाह। हाँ। वो जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट था असल वो में वो आपने खुद ट्रांसलेट हीरे किया। भी थे ना, हाँ उनके अंदर लेकिन चमक। यार तराश खराश भी जरूरी है ना, हाँ वो भी जरूरी है। ये इंस्टीट्यूट का मैं काम वैसे किया ये है। जापानियों का बड़ा एहसान है, मैं तो बहुत ज़्यादा उनकी प्रेज इसलिए करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ कि मेरा क्या रिश्ता है, हमारा क्या रिश्ता है उनसे यार। मुझे लेकिन जो रिश्ता उन्होंने डेवलप कर दिया ना हमारे साथ, वो हमारा माशरा नहीं डेवलप कर सका हमारे नहीं साथ। कर सकते, तो वो अब हम रिटर्न क्या करें, रिटर्न उन्होंने ये कर बहुत सकते हैं कि रिस्पेक्ट अपना दिया माशरा हमें, सेट करें। बहुत रिस्पेक्ट दी हमें, हाँ। हमारे काम को ध्यान से सुना है। हाँ। और वो पहली सुनने दफा। से वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया हाँ। कि कोई तो सुन रहा है यार, वही तो सुन रहे हैं। और वो वापस आके फिर वो कॉन्फिडेंस हमने यूज़ किया यहाँ पर। और अब मैं उस दिन एक हिसाब लगा रहा था कि एनुअल पिछले 20 सालों की रिपोर्ट हम कंपाइल, 25 साल, 3 लाख डिसेबल लोग पूरे पाकिस्तान में कनेक्टेड हैं स्टेप से, क्या बात जो है। कोई ना कोई बेनिफिट ले चुके हैं, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ट्रेनिंग ली है, इंटरनेशनल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। सिर्फ 90+ लोग अमेरिका गए और आए हैं हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम में। बिल्कुल, ऐसे कितने प्रोग्राम हमने यूसा रन के किया, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग्स किए, कितनी हाँ, करवाई। तो बिल्कुल। 3 लाख लोग कनेक्टेड हैं, तो सम हाउ दे हैव बीन पार्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज। और वो 3 लाख तो सिर्फ लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन 100 के करीब है, OBDs वो भी वो कनेक्टेड है। तो इसलिए एक बड़ी ज़बरदस्त एक आउटरीच है कि हर मुल्क के कोने में हमने डिसेबल लोगों के लिंक साथ है काम सारे किया। यहाँ। मतलब मैं ढेरकी जाता हूँ, ढेरकी में मैंने एक स्कूल बनाया बहुत बड़ा, जिसको हमारी एनर्जीज ने फंड किया। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 13.5 एकड़ पे फैला हुआ स्कूल है। और उस स्कूल में जब जा रहा होता हूँ तो रास्ते में मीरपुर खास रुकता हूँ, अली अंसर सिंधु को सलाम करते हुए। आगे और लोग मिलते हैं, वो आगे मुझे उबाड़ों में लोग मिलते हैं, और ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं यार ये खैरपुर रुकते हैं। खैरपुर नहीं रुकता, खैरपुर में हबीबुर अली है सिंह ना। आगे उबाड़ो है, उबाड़ो में वो है अपने बहुत सारे लोग यार, बुकटी। हाँ तो वो सारे। अच्छा मज़े की बात ये कि मैं उस दिन जब उबाड़ो पहुंचा अभी लास्ट विजिट में, वो बड़ी
मोहब्बत के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे पता नहीं यार कोई अपना आ गया और हमारे कोई खून का रिश्ता नहीं है, इनके साथ एक ऐसा रिश्ता डेवलप हो चुका है, खलूस का रिश्ता। खलूस का रिश्ता। बड़ी खलूस से फल वल उन्होंने रखे हुए, फूलों का पत्तियां सिंध तो निछावर कर मोहब्बत रहे की धरती हैं, है मोहब्बत वैसे। और हाँ, अजरक दे रहे हैं बिल्कुल बड़े ऐसे। तरीके से। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा क्यों करते हो सब, हाय हाय। यार ये क्यों करते हो? जब आता हूँ मसला तो मैं क्या? पहली दफा आ रहा हूँ यार, 7 साल से मैं इस इलाके से गुजरते, वो भाड़े जरूर रुकता, क्यों करते हो? कहता अच्छा लगता है, हाय। सीखा है ना आपसे। तो मतलब ये लफ्ज मुझे बड़ा हम्म, पावर देता है, अच्छा सीखा है, इस काबिल हूँ वाह, कि कोई वाह, सीख वाह, सकता वाह। है। तो फिर अच्छा आतिफ भाई, सॉरी बात को थोड़ा सा अभी टॉपिक लोग ही समझ दे कि बस वो डिसेबिलिटी या हाँ, डेवलपमेंट के लोग हैं या इस तरह के, लेकिन इसके अलावा भी बड़ा मशकूक किस्म का किरदार रहा और है, भी गम है और जमाने। भी गम है ज़माने में डेवलपमेंट के सिवा। अच्छा, अब जनरली देखते हैं, डिसेबिलिटी को एक साइड पे कर दें। अब जनरल जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, INGOs हैं या NGOs हैं या लोकल नेटवर्क हैं, इनके साथ जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उनका एटीट्यूड क्या होता है आपके ख्याल में? जब ये DG होते हैं बहुत सारे, स्पेशल एजुकेशन कह लो या मिनिस्ट्री एजुकेशन से ज़्यादा रहता है ना देखिए हमारा, आशिफ, वेरी गुड ये क्वेश्चन। हाँ, सेक्रेटरी वगैरह जो होते हैं, इनके पता नहीं कहाँ सरिया होता है उस टाइम ऐसे ही है, ट्रू। जब बात कर रहे होते हैं, फिर वही सेक्रेटरी और DG जो है वो यार मेरे भतीजे को व्हीलचेयर दे दी, ये मेरी फलां भांजी है डेफ है तो उसको जॉब दे दो आती भाई। यार ये ओहदे पे क्या चीज़ है, कुर्सी के अंदर कौन सा ऐसा फ्रीक्वेंसी है जो इनको फ्रॉन बना देती है, एटीट्यूड इनके इतने वो होते हैं, कोई ये नहीं साइंस अच्छा है, मैं है बताता कि हूँ, है क्योंकि यार, मैंने बहुत काम किया गवर्नमेंट बहुत के ज़्यादा साथ। यार पार्लियामेंट आपके हाउस 10 साल ऐसे हाँ, ऐसे ही हर मैं तरह पार्लियामेंटेरियन नहीं था, लेकिन रोज पार्लियामेंट में, हाँ, क्योंकि हर पार्टी डिसेबिलिटी, के मिनिस्टर हाँ आपको हर मिलते पार्टी हैं, के हर साथ काम किया। जब हाँ, डिसेबिलिटी लॉ बन रहा है तो अब पार्टी मसला के नहीं है ना, जलसे हो रहे पागल तो है, वोटर कैसी इलेक्शन पागल है। निश्चित वजह है और बड़ी वैलिड वजह है, मुझे कोई परेशानी नहीं है इस बात पे। अब मैंने बड़ी ज़्यादा पहले यार मैं बड़ा रोता था कि यार ये क्या करते हैं, इस हाँ तरह क्यों करते हैं। ये जो अथॉरिटी है ना, हाँ, ये बहुत बड़ा नशा है, की नशा पावर यार है, भाई, है, आप भी ऑफिसर नहीं रहे नहीं हैं, नहीं, थोड़ा सा मैं भी पाकिस्तान बैतुल माल मैं में एक 18वें सब्जेक्ट, 19वें ग्रेड का वो रहा हूँ, इस टाइप का जरा नहीं ये बात नहीं, जाली मैं किस्म का बताता हूँ। ऑफिसर जब तो आपको अथॉरिटी दे दे, मैं एक UK में जब पढ़ रहा था ना, तो एक सब्जेक्ट था मेरा मास्टर्स के अंदर, प्लानिंग। तो मुझे कभी कभी लगता है यार कि सारी डेवलपमेंट इन्होंने रोकी मैं हुई है, बताता हूँ, एक ही चक्कर है यार। वो सब्जेक्ट था प्लानिंग, और प्लानिंग की जो बुक थी उसका जो इंट्रोडक्शन नहीं होता पहला चैप्टर, हाँ वो जुमले से स्टार्ट होता था, प्लानिंग इज द जॉब ऑफ एलीट्स। ओके, प्लानिंग इज द The जॉब job of ऑफ elites. एलीट्स। आपके घर में आप अगर बड़े हैं ना, हाँ तो आपसे मशवरा होगा और आपने प्लान करना है कि बच्चे कहाँ हाँ, पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे। घर से बाहर निकलो तो आपका कोई रिश्तेदारों में सबसे मोतबर आदमी लीड जो होता है वो डिसाइड करता है शादी किसकी कहाँ होनी है, क्या करना है। अच्छा लीड की लीड से मुराद ये है रिसोर्सफुल पर्सन है या रिसोर्स, इंटेलिजेंस, जिसको हम बना देते हैं, जिसको पावर दे देते हैं। जिसको पावर दे देते तो हैं, ये जो चाहे है वो ना, पैसों हम की हो या हाँ ओके, घर में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, मजहब में, हम किसी एक को प्लानिंग की अथॉरिटी दे देते हैं कि तुम प्लान करो। अच्छा वो एंडी चावल मार हाँ देगा, वो जो मर्जी करे। और अब जरूरी नहीं कि वो मोतबर हो। मोतबर हो, जिसको बना है वो अब हो अगर ही। अगर हम दोनों को डिसाइड करना पड़े, हमको मोतबर लोग तो नहीं, लेकिन हमें करना पड़ेगा डिसाइड। तो ये जब पावर मिल जाती है, अब पावर को कंसीव करना आसान नहीं होता। बाद लोग समझते हैं कि मैं, अच्छा इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो क्यों इतना अकड़ जाते हैं, कहीं मैं कोई गलत डिसीजन ना ले जाऊँ। अच्छा एक बात सुने, कभी आपके जेहन में आया यार इसकी जगह मैं होता तो मैं पता नहीं क्या क्या कर लेता? कई दफा है, लेकिन बाद में मुझे अब जाके नहीं आता। अब तो नहीं यार अब मैं समझ गया यार मैंने ये हूँ, भी आ मजबूरी गई। थी, मजबूरी थी। नहीं नहीं, वो उस सीट की मजबूरी है कि वो ऐसा करे। अगर वो बहुत लीनियंट हो जाएगा, बहुत रिलैक्स हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाएगी। ये सीट की मजबूरी बन जाती है कि वो थोड़ा सा करके रहे। लेकिन डिसीजन लेना आसान नहीं होता, उसमें आपको बहुत सोचना पड़ता है। हर लाखों करोड़ों लोग, ये एक जिंदगी सेक्रेटरी की है बात ना, है ना। सेक्रेटरी एजुकेशन है, सेक्रेटरी एजुकेशन के एक डिसीजन पे बहुत सारे स्कूल अफेक्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ता है, और फॉरेन आइडियाज़ को रिसीव करना आसान नहीं होता। मेरे आइडिया को एकदम कंसीव करना, हाँ जब उन्हें समझ आ जाती है तो फिर वो
अपनी उस पोजीशन से नीचे उतर आते हैं, जैसे कहा यार मेरे साथ चलो, ये करो वो करो। वो डिसेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है वहाँ पे, आवाम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इश्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है नालायकी। जिस बंदे का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है स्कूल का, वो सेक्रेटरी बन गया, हाँ यार, वो ये डरा बात हुआ है। है। मैं वो गलत बात ना कर, मेरी हाँ, नौकरी ना चल जाए, इतनी मुश्किल से मैं ग्रेड 22 में पहुंचा हूँ, हाँ, यहाँ से मुझे निकाल ना दें, कोई गलत साइन ना कर दूँ। मैंने मुझे मिसाल दी थी, मेरी रिकमेंडेशन पे डीजी डरा हुआ था। हाँ, नहीं, हालांकि कोई गलत काम नहीं था मुझे नॉमिनेट करना, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा। तो जब आपकी जिम्मेदारी ना लेनी हो तो आप फिर ऐसे रवैया दिखाते हैं कि शायद आपको समझ ही नहीं आ रही। तो ये हमारा एक अलमिया है टॉप लेवल पर। दूसरा, हमारी आवाम ने आदत डाल दी है कि उसको प्रोटोकॉल देना, खाम खा का प्रोटोकॉल, दरवाज़ा खोल रहे, चार बंदे आगे पीछे भाग रहे बिला हुआ। और वो प्रोटोकॉल जो है, और वो जो वो जहनी मरीज है, वो नशा है, वो एक एडिक्शन है। पार्लियामेंट हाउस में आप जाए ना, मैंने उस दिन अपने एक दोस्त को कहा मैं कि हर पार्लियामेंटेरियन करप्ट नहीं है, हर पॉलिटिशियन करप्ट नहीं है। कई ऐसे भी मैंने देखे हैं पिछले 12-13 साल में जो सिर्फ इंजॉय करने आते हैं अपने पैसे को यहाँ, उनको सलूट पड़ रहे हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं, रेड कार्पेट, 50 कैमरे देख रहे हैं, हर बंदा सलाम कर रहा है, उनका पैसा यहाँ यूज़ हो रहा है, वो उस चीज़ को यहाँ आके इंजॉय कर रहे हैं। ये वो एक कैट वॉक है यार। है पिछली गवर्नमेंट नहीं थी, पूरी चीज का डीजी आ गया, नहीं डीजी नहीं, एमडी आ गया महकमे का। मैंने उससे कहा यार तुम्हारा ना 20 अरब रुपए का रेवेन्यू है उसका महीने का, बहुत बड़ा बिजनेस, ना आपको क्या जरूरत पड़ी थी ये होता लेने की? कह रहा नहीं आपको नहीं पता, ग्रीन नंबर प्लेट का जो नशा है ना, वो ये आपको नहीं पता। मैंने नोट की है। वो मैं कब पागल है पुत्र, बेवकूफ ना हुए थे इसको एंजॉय करते हैं यार। एक बंदा है, एक बंदा है, एक जमींदार है गांव में, पंजाब में मेरी किसी इलाके में, क्या कौन देखेगा उसकी दौलत? भाई एक बंदा जिसके पास 50 अरब रुपए है, बहुत सारे लोगों के पास है। अब वो ना 10 करोड़ के ना ये जो फंड नहीं मिलते ये, या 50 करोड़ के जो फंड मिलते हैं एमएनए या एमपीए के, या 1 अरब का मिल जाएगा, उसके इंतजार में बैठा हुआ कि वो मिलेगा तो मैं डेवलपमेंट करूंगा। यहाँ तेरे पास 50 अरब रुपए है, तू छड़ मिनिस्ट्री पागल है तुम, नहीं वो आंसरेबल ही नहीं। खुशी के साथ वो कर जो तो तू करना चाहता है। अच्छा, अल्लाह ने वसाइल दिए, लगा और एंजॉय कर। ये क्या वजह है मैं बताता हूँ। बिल गेट ने अपनी सारी जायदाद डोनेट क्यों की है? कर ली है ना। रॉकेफेलर दुनिया का सबसे अमीर आदमी था एक ज़माने में, उसने यूएन को अपनी सारी बिल्डिंग दे दी है फ्री, करोड़ों रॉकेफेलर फाउंडेशन दे रही है। पाकिस्तान में फाउंडेशंस बना के इंस्टीट्यूशनल तरीके से काम करने का ट्रेंड नहीं है, नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ कारोबार ही समझते हैं, उसके अंदर से थोड़ा सा सदका खैरात निकाल दिया बस काफ़ी है। हम लोग वो फाउंडेशन बना के इंस्टीट्यूशनल तरीके से डेवलपमेंट के अंदर प्राइवेट सेक्टर नहीं आ रहा। धरती में सर गंगाराम थे यहाँ पे, गंगाराम अभी भी बन सकती है फाउंडेशन। बहुत सारे मुसलमानों को ये इस चक्कर में पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं यार, एक और भी मसला है ना साड़ा, ये कहते दुनिया फानी है, दुनिया फानी है, मेरे लिए फानी है ना, अगली नस्ल ने तो 50 साल तो है ना, उनके लिए तो अभी 40-50 साल गुजारने उन्होंने, उसके बाद फिर फानी होगी। शिकागो में एक इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में मैं गया हूँ, नाम क्यों भूल रहा हूँ, बहुत एक्सेस लिविंग। जब मैं उनके ऑफिस के अंदर एंटर हुआ तो पहली दीवार पे ना शीशे का एक बहुत बड़ा फ्रेम लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है किस किसने पैसे दिए इस बिल्डिंग को बनाने में। एक बंदे का नाम लिखा हुआ था, मैं पढ़ा $1 million, $10,000, $5,000, $1, एक औरत ने $1 दिया, उसका नाम भी उसमें लिखा हुआ था। हम वहाँ पे उस चीज़ को एक्नॉलेज करके इंस्टीट्यूशनल लेवल पे लाया जाता है। हम लोग की नज़र नहीं आना चाहिए, नज़र आना चाहिए कि आपने कुछ किया, फिर ये लोग भी करेंगे। आप अपने नाम से, अपने बुजुर्गों के नाम से कोई फाउंडेशन बना दें, वो फाउंडेशन का काम कोई एक फोकस हो, तो आप पानी के ऊपर फाउंडेशन है बस। अच्छा, अभी मुझे गवर्नमेंट की बात है, अभी डेवलपमेंट सेक्टर की जो एनजीओज हैं, इनके जो आपस की बात है, ये जो सीईओज आते हैं डिफरेंट आई एनजीओज के, चवल नहीं होते फिर वही बात आ जाती है। अच्छा, गलत ट्रैक से आ गए। मैं इनके डिसीजन होते हैं कि यार मैं इसको फंड दूंगा, ये यार समझ नहीं लगती यार है कि बहुत सारे ऐसे इनका एजेंडा ही डिफरेंट होता है। रेलेवेंट फील्ड, अच्छा अब ये ट्रेंड मैंने देखा है, रेलेवेंट फील्ड के लोग रेलेवेंट एनजीओ की कंट्री डायरेक्टर बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं, डिसेबिलिटी की खास तौर पर। हाँ, उनको कुछ पता नहीं, जिससे कुछ नहीं करना डिसेबिलिटी पे लगा देते हैं, नाम भी पूछने वाला है,
और डिसेबिलिटी पे इतना बड़ा अलमिया ये है कि जिस बंदे की कोई भी कैपेसिटी नहीं है ना, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डील करना शुरू कर देता है, उसका मामला ये बन जाता बहुत है बड़ा कि मैं नो बॉडी इज गोइंग टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। ये मेरा अगला है ना? टारगेट है। अगर ज़िंदगी में कुछ मौका मिला, अब मैं सारे काम छोड़ के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज पे फोकस कर रहा लव यू हूँ, यार, है सिर्फ गल है सिर्फ क्योंकि ये हाँ। वो एरिया है जिस पे काम हुआ ही नहीं, वही नहीं जीरो। यार, ये बस वो बता नहीं सके इंस्टीट्यूशन ना। में क्या कर दिया बस। हाँ। मैंने बहुत रिसर्च हाँ, की है कि एआई के थ्रू, एआई सिमुलेशन के थ्रू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के लोग अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंटली कैसे गुजार और लव सकते यू हैं। है, ये हो करो सकता यार है साथ और ये में। होने लगा है बहुत जल्दी माशाल्लाह। इंशाल्लाह, ये होने आती लगा में है। अल्लाह आपको जिंदगी से दे, ये वो ये अभी ग्रे मैं एरिया है पिछले से जो पिछले सिर्फ साल पेरेंट्स जो है ना वही एड्रेस कर रहे हैं, बस लेकिन वो रियल वॉइसेस या रियल इमोशंस, अब देखो ना यार, वो स्टिमुलेटर लगा लगा के फ्रीक्वेंसी के जरिए पौधों की आवाज़ें सुन रहे हैं लोग एआई से, तो इंसानों की तो मैं अभी सुनी जा सकती है। न्यूयॉर्क में एक मीटिंग में एज अ स्पीकर गया हुआ था पिछले साल कि एआई एंड डिसेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी के ऊपर। हाँ। मुझे खैर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन उन्होंने भेजा था वहाँ। उनका प्रोजेक्ट है GDI हब, ग्लोबल डिसेबिलिटी इनोवेशन हब। उनके साथ में कंसल्टेंट था, उन्होंने कहा जी आप बोलेंगे इस पर। तो मैंने जब बात की, वहाँ माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल सब लोग आए हुए थे मेटा से। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने एक वीडियो दिखाई इंटेलेक्चुअली डिसेबल पर्सन की पाकिस्तान में। उनका एआई इसकी किस काम की है? अगर एआई जहाँ मर्जी चल जाए, ये लोग तो वहीं रहेंगे अपने। तो हमने क्या सोचा है? दैट इज अ क्वेश्चन, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लाइंड लोगों के लिए एआई टूल्स एक्सेसिबल हो जाएंगे, ब्लाइंड लोग सारे कर लेंगे, इनका क्या होगा? ये यहीं रहेंगे, ये इंसान नहीं है, ये काउंटेड पॉपुलेशन नहीं है, इनका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, हमें इस पे रिसर्च करने की ज़रूरत है। वही जो आपने बात की कि परिंदों की आवाज़ें डिकोड हो सकती हैं, तो हम इनको डिकोड नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की मखलूक है, कोई बगैर मकसद दुनिया में कोई भी नहीं आया। जिदा बंदा पैदा होता है पैरालाइज उसका कोई होता है, मकसद ना है। बोल सकता ना कुछ कर सकता। यार एक और बड़े मजे की बात बताऊँ, सारे कल इंसान परसों भी ऐसे। एक बंदा आया मेरे पास, वो साइको सोशल थेरेपी न्यूमरोलॉजिस्ट और इस तरह की साइंसेस का बड़ा एक्सपर्ट था। तो मेरे एक दोस्त ने कहा नहीं यार ये कुछ नहीं होता, अगर इतना ये होता न्यूमरोलॉजिस्ट या अमीर हो जाता, ये फलाना अपनी ज़िंदगी में ये सामने घर का दरवाज़ा देख रहे हो कितना खूबसूरत है, जिसने ये बनाया उसके घर में ये दरवाज़ा नहीं है, लेकिन उसने बनाया है। सही बात। तो इसकी स्किल कहीं और यूज हो रही है। हमें हर इंसान की स्किल की रिस्पेक्ट करनी है, उसको यूटिलाइज करना है, उसको मौका देना है कि उसकी स्किल्स कहीं काम आ जाए। ये हमारा काम है। ज़रूरी नहीं है कि मैं मोची से बेहतर जूता सीना सीख जाऊँ। मोची का काम है जूता सीना, वो मुझसे बहुत, मैं जो मर्जी डिग्रियाँ ले आऊँ, मैं उसके जैसा जूता नहीं सी सकता। वो 1 सेकंड में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जूता बना देता है, वो उसका काम है। उसका ये मतलब नहीं वो मेरी जगह आ जाएगा, नहीं। हर इंसान की अपनी जगह है। तो डेवलपमेंट सेक्टर में जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी जगह पे है। अपनी जगह है, उन्हें अपना रोल समझने की ज़रूरत है। एक दफ़ा मैं बात कर रहा था कि हर इंसान का अपना रोल है, हम इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, समझते नहीं हैं। हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं कि यार ये मेरे जैसा क्यों नहीं, या मैं इसके जैसा क्यों नहीं, इस चक्कर में मारे जाते हैं। मैं एयरपोर्ट पे अपना सामान रख रहा था, वो जो केरोसिन पे ट्रॉली नहीं एंटर होती है चेक करने के लिए, मैंने बड़ी मुश्किल से बैग उठा के उस पर केरोसिन पे रखा। तो एक यूनिफॉर्म में जहाज़, एयरपोर्ट के कोई जहाज़ का क्रू था, कोई बड़ा हैंडसम लंबा चौड़ा 6 फुट का उसकी यूनिफॉर्म, उसने मुझे धक्का दिया और अपना बैग मुझसे आगे रख दिया और मुझे बकायदा धक्का लगा, मैं गिरते गिरते बचा। मैंने बड़े गुस्से से उसको घूरा, फायदे को नहीं था, चला गया। फिर मेरी बारी है, मैंने भी स्कैनिंग कराई, चला गया, अपना बैग रखा। मैंने सोच रहा मैं कि यार क्या, चलो छोके नॉर्मल कल्चर है, कोई नहीं, कर दिया। हालांकि पढ़ा लिखा आदमी था, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। जहाज़ में मेरे जब बोर्डिंग स्टार्ट हुई तो वही बंदा वेलकम सर और वेलकम ऑन बोर्ड, पायलट था, वो मेरे लिए वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ था। तब मुझे समझ आई वो मेरे लिए तो बेचारा भाग रहा था, उसने मुझे वेलकम करना था, मेरे से पहले पहुंचना उसकी ड्यूटी थी यार। मैं ऐसी गलत समझता रहा इसको।
वो मेरी नौकरी के लिए है, अल्लाह ताला ने इसको असाइन किया था। जल्दी पहुंच, आतिफ शेख आ रहा है, वेलकम कर रहा है, तो मुझसे आगे आगे भाग के मुझे वेलकम कर रहा है। ओह सॉरी यार, मैं तो गलत समझ रहा था। हर इंसान का अपना एक रोल है और आपकी खिदमत के लिए ये रोल है। सूफियाना सी बातें नहीं होगी है, लेकिन ये समझने की कोशिश करनी है कि कोई इंसान दुनिया में बेमकसद नहीं आया और आपकी खिदमत पे हजारों लोग लगे हुए हैं। कोई आपका नाश्ता बना रहा है, कोई आपकी शर्ट सी रहा है, कोई पेन सी रहा है, कोई बैग उठा रहा है। तो ये मैंने बहुत जल्दी समझ लिया था, ये मेरे लिए पैदा हुए ये पहले मेरे लिए हुए तो मतलब लोगों के स्किल्स को यूटिलाइज अगर आपने कर लिया तो कोई डिसेबल नहीं है। लोगों के जिस मकसद को समझ लिया इंसान की यूटिलाइजेशन को, तो कोई डिसेबल नहीं है। सर्विसेज दे, इंसान सारे बराबर है। सर्विसेज दें और फैसिलिटीज दें और असिस्टिव डिवाइसेस दें। इंसानों के ऊपर लेबर व्हीलचेयर का कॉन्सेप्ट आप लोग लाए हैं पाकिस्तान में आज से 20 साल पहले कोई व्हीलचेयर को कुछ अच्छा समझता ही नहीं था। तोबा मैंने नहीं बैठना, याद है वो सीबी शॉप में किसी डेफ लड़की को हमने कहा इधर बैठ जाओ, कुर्सी नहीं है। तोबा मैं नहीं बैठता इस पे, ये तो बीमारी है। अब ये बीमारी नहीं है यार, ये फैसिलिटी है यार। हर किस्म के लोग जो है ना व्हीलचेयर को देख के, ट्रांसजेंडर अक्सर सड़कों पे खड़े होते थे ना, गाड़ी से बाहर निकलते थे, कितना सोना मुंडा रे व्हीलचेयर। अब वो व्हीलचेयर सिंबल और चीज। अच्छा, इसके पीछे भी एक साइंस है। डाउनलोड का क्या मतलब है? डाउनलोड से क्या आता है हमारे जहन में? यही आता है वो गंदी फिल्में जो छुपा के आते हुए डाउनलोड करने, डाटा, कंप्यूटर, मोबाइल। आज से 20-25 साल पहले डाउनलोड का ये मतलब नहीं था। अच्छा, उस वक्त डाउनलोड कोई बोलता था तो छत से सामान उतारना, ट्रक से सामान उतारना, ये मतलब होता था। टर्म अभी इधर डाउनलोड का मतलब आईटी इंडस्ट्री ने चेंज कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता डिसेबिलिटी का मतलब हम चेंज कर देंगे। डिसेबिलिटी का मतलब भी चेंज होने वाला है और 5 साल में। फिर इसका मतलब व्हीलचेयर आएगा, एविडेंस बहुत आ गया। हाँ, अब एक्सेसिबिलिटी, अब जैसे ही आपके जहन में आएगा ना, आप पर्सन विद डिसेबिलिटी इज कमिंग, ओ क्या करना है, एनवायरनमेंट पे फोकस करो, उस पे नहीं जो बेचारा आ रहा है। सीढ़ियाँ हैं, हाँ सीढ़ियाँ में रैंप लगा हुआ कि नहीं, व्हीलचेयर है, उसके बाद पूछेंगे व्हीलचेयर पे आ रहे हैं हम, ये क्या है। तो आपने डिसेबिलिटी का मतलब भी चेंज कर देना थोड़ा। ये विजिबिलिटी से कनेक्टेड है। हाँ, 100% विजिबिलिटी। एग्जाम्पल्स, लिविंग एग्जाम्पल्स नजर आ रही है। रोल मॉडल चाहिए बहुत सारे, और रोल मॉडल चाहिए बहुत सारे, सर्विसेज बहुत सारी चाहिए। जब चीजें इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। इकोनॉमी का क्या रोल है इस सारी गेम के अंदर? बड़ा इंटरलिंक्ड है। मुझे लगता है बैकबोन इकोनॉमी है, डेवलपमेंट इंटरलिंक्ड है। अगर सोशल डेवलपमेंट होती है इकोनॉमी से। मैं भी एक पहले नहीं लगता था ये। हंगरी में एक प्रोफेसर से मेरी बात हुई। पहले मुझे लगता था ये अखलाकी सब्जेक्ट है। नहीं, ये अखलाकी नहीं है, सोशल इशू नहीं है, पैसों का कांसेप्ट। ये पैसों बिजनेस मॉडल के अंदर आए। इसको कहते हैं BHR, बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स। अच्छा, अगर इसके ऊपर हाँ, अब इस पर बड़ी रिसर्च हो रही है कि अगर आप होटल को एक्सेसिबल बना लेंगे तो डिसेबल क्लाइंट भी आएंगे। डिसेबल क्लाइंट क्यों आएंगे? उनके पास पैसे होंगे तो आएंगे ना, इसका मतलब उनको भी रोजगार मिलेगा। ये इंटरकनेक्टेड है। अगर आप इकोनॉमिकली किसी को एम्पावर कर देंगे तो वो सबसे डिवाइसेस परचेज कर सकता है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा। वो जो इकोनॉमिक बर्डन ऑफ डिसेबिलिटी है वो कम होता जाएगा पूरे मुल्क में। उसके जो फैमिली ज्यादा हो जाएंगे, टैक्स पेयर होगा, और एक डिसेबल बंदे के लिए पूरी फैमिली बाउंड है, उनमें से 2 लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक बर्डन है, वो तीनों काम करना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप इकोनॉमिकली ऐसी, और अब ये आसान हो गया है, AI और ये रिमोट वर्किंग और जो है ना ये वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट में बहुत आसान हो गया है। लाखों डिसेबल लोग हैं जो सॉफ्टवेयर के काम कर रहे हैं। मैंने सुबह बताया ना, एक लड़का ऐप्स बनाता है, वो डिसेबल है, उसको आने जाने की जरूरत ही नहीं है, ना वो चल सकता है, ना वो आता जाता, फ़ोन भी अवेलेबल है। जब उससे काम पड़ता है तो वो फ़ोन बंद कर देता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब घर बैठ के काम कर सकते हैं। सही। अच्छा आतिफ भाई, लोग थोड़ा बोर ना हो जाएं, आपकी रंगीन जिंदगी के कुछ रंगीन पहलू अगर आप रंगों में इजाफा करना चाहिए इस पॉडकास्ट में। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, इस्लामी टाइप। नहीं, मैं बताता हूँ, रंगीन पहलू से मुराद ये होती है कि मैंने जो शुरू में बताया वी हैव रियली एंजॉयड द लाइफ ना। ये तो है, हमने डिसेबिलिटी को एंजॉय। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैंने हमेशा हर कॉन्फ्रेंस में जो सबसे प्यारी खवातीन होती हैं वो आपके इर्द गिर्द ही खड़ी होती हैं। तो ये क्या चक्कर है यार? वो मतलब वो आपका जेलिसी फैक्टर है, ऐसा शायद ना हुआ हो। आपको नजरें आपकी, आप
वो देखने वाली नजरें इस तरह मेरे होगी। जितने दोस्त हैं ना पाकिस्तान में जो आपको जानते हैं, स्पेशली जुबैर रईस साहब हमारे कराची वाले, जुबैर भाई इस पे बताएंगे ये मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, जहाँ पे भी आतिफ शेख साहब होते हैं वहाँ पे ख़वातीन का जमे गफ़ीर होता है और उनकी आंखों में चमक होती है, खलूस होता है, मोहब्बत होती है, लेकिन आपकी आंखों में भी कुछ होता है, वो मैं नहीं बताना चाहता। तो यार ये क्या चक्कर है यार? अच्छा, नहीं, ये जबरदस्ती इस टॉपिक के ऊपर लाने की कोशिश है, नहीं और आतिफ भाई है ये कुछ है नहीं। एज रियलिटी है ये। यार असल में मैं तो हमेशा से इक्वालिटी का कायल रहा हूँ, पता है ना। सबको एक जैसी नजर से देखता तो हूँ। हजरात को क्यों नहीं चांस देते आपके गिर्द घेरा अब लगाने का? अब उनके अंदर अकल की कमी है कि वो मेरी कंपनी इंजॉय नहीं करते। अगर ये तो अपने अपने जर्फ पे है, कौन मेरी कंपनी इंजॉय करना चाहता है ज्यादा, तो तो वो कभी इस दश्त की स्याही करते हुए कोई वाकयात ऐसे हैं जिसमें आपको लगा हो कि यार डिसेबिलिटी कहीं रुकावट थी? यार ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। अच्छा। लेकिन मैं एक दफा इसके बात बताऊँ, जेरी होम्योपैथिक से जो घर में भाभी से पेड़ा चूड़ाना पाया ना, हाँ वैसे वो इस टाइप के जो है हाँ वो ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन एक नफा नुकसान वाले नहीं होते, है- होम्योपैथिक आसान से हाँ वाकयात वो वो जिनका सुना। कोई नुकसान नहीं कोई फायदा, हाँ, इस तरह के हाँ, बहुत इस सारे तरह हाँ, इस तरह वाकयात। के जेरी सुना। मिंडस का मैंने जिक्र किया ना, जो हाँ, यूके मुझे मिलने आता था वाशिंगटन में, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तो उसने कहा व्हाई डोंट यू राइट अ बुक, अपने ऊपर किताब क्यों नहीं लिखते, इतने प्यारे प्यारे बड़े रोमांटिक वाकयात हैं, बहुत कुछ है इसमें, लिखो। मगर सारी बातें तो नहीं लिख सकता। तो उसने कहा ये तो है, ना लिखो यार, ना लिखो प्लीज यार। डोंट राइट। हाँ यार, ना लिखो यार। मुझे ख्याल आ गया, ना बहुत सारी ऐसी हाँ ना लिखो नहीं यार। नहीं 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 इसमें नहीं लिखा। इसी तरह मैं अभी लास्ट ईयर गया उधर वाशिंगटन डीसी, तो सुजन मुझे पिक करने आई अपने घर अच्छा लेके। भाई, जॉन मॉल और सुजन ने पूरा दिन मेरे साथ गुजारा। वो अच्छा कैंडिडेट वर्ल्ड बैंक, बहुत बूढ़े हो गए हैं दोनों, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत हाँ, मुझे उनके घर में नजर आई है। उनका घर मिनी पाकिस्तान है, अच्छा और पाकिस्तान की बातें फुल खबरों के ऊपर नजर, इमरान खान का है, फलां का है, ये वो चल बड़ी उनकी वो ना विजन था बड़े पाकिस्तान, प्यारे लोग हैं। बड़े मजे के लोग हैं। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि कुछ लिखो, जो कुछ देखा है, जो कुछ सुना है, जो कुछ कंट्रीब्यूट किया है, और अबाउट योर लव स्टोरीज विद योर वर्क, योर पीपल, कैसा वक्त गुजारा, किस तरह की लाइफ गुजरी, लिखते क्यों नहीं हो। मैंने कहा देखो, अगर मैं वो सब चीज़ें डालूंगा तो पढ़ने की काबिल वही होगी, और अगर मैं छुपाऊंगा कि गवर्नमेंट के फलां अफसर ने मेरे साथ क्या किया, बुरी बात हुई, मिसबिहेव हुआ, रूडली बात की, वो सारी बातें मैं लिखना नहीं चाहता। पॉलिटिशियंस के साथ कैसी मीटिंग हुई, अच्छी भी हुई, बुरी भी हुई, क्या कुछ वाकयात पेश है, वो सब बातें नहीं लिखी जा सकती। तो इनको क्या छुपा के किसी और करेक्टर में डाल के सारी बातें की तो जा सकती हैं, इट्स नॉट वेरी इजी टू। अलीपुर के अली बना जा सकता हाँ अलीपुर का अली बन जाए बंदा और सारी कहानी लिख दे, हाँ, किसी लेकिन के बहुत सर पे कुछ डाल है, के। बहुत इंटरेस्टिंग वाकयात भी हैं। और एक जो बिहेवियर है लोगों का, जो हमें हमारी डिसेबिलिटी ने सिखाया। पैदा हुआ तो लोग पूछते थे वालिदैन से इसको क्या हुआ है, अनुकी बड़ा बात। हुआ तो वाइफ से पूछते थे इनको क्या हुआ है, बच्चे बड़े हुए तो बच्चों से पूछते हैं उनको क्या हुआ है। अभी रिसेंटली एक वाकया मेरे बेटे के साथ हुआ, उसके स्कूल में फॉर्मल्स में पढ़ता है इस्लामाबाद में। तो मैं उसके पेरेंट टीचर मीटिंग से निकला तो बेटे ने घर आके बताया कि मेरे दोस्त पूछे थे कि तुम्हारे बाबा को पोलियो है। मैंने कहा हाँ। तो कहते फिर कमाता कौन है। अच्छा जो पोलियो वाला अब मेरे को तो ये बड़ी सीखने की यार बात वो है। जो वाकया था जब टैक्सी वाले ने पूछा था हाँ भाभी यार से, वो बड़ा हाँ, हाँ, ये बच्चे आपके वो यहाँ? उस वक्त वो मार्गला हिल्स में हम घूम रहे थे, मेरा एक ही बेटा था। हाँ, तो वो चने ले रही थी मुझे बकरी के दाने, और मैं बेटे को वॉक करा रहा था। अच्छा। तो वो चने वाला पूछता है ये आपका शोहर है? मैंने कहा, हाँ। और ये आपका बेटा है? उसने हाँ। फिर तो ठीक है। फिर तो ठीक है रिजल्ट साथ। वाह वाह वाह। तो यार ये इंडिकेटर जो है हाँ, माशरे का ये भी बड़ा- रवैये है, ये है वाकई और ये फैक्टर है। रवैये अगर हम सिर्फ ये हाँ। रवैये स्टडी करें ना, तो इतना कुछ है इनके अंदर, हम ओए इंसान को इंसान ही नहीं समझते। हम असल में वही बात है कि मैं स्पाइडरमैन भी नहीं बन सकता, मैं बैटमैन भी नहीं हूँ, मैं आतिफ हूँ। हाँ मतलब वो सारी चीज़ समझ नहीं आ रही। हम उस चीज़ को फैसिनेट करें कि ये मेरे यार अंदर- जब समझ आने लगती है तो क्लोजिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है, टाइम आ हाँ, रहा है, ये तो मसला तो है। इसीलिए मैं चाहता हूँ ये सब लिखा जाए, और ये जो आज का व्लॉग है ये इस किताब का एक चैप्टर बन सकता है, हाँ ये भी हो सकता ये इस किताब का एक चैप्टर हो है। जाति सकता भाई है। ये हमने जो सिलसिला शुरू किया ना बेसिकली ये
हम चाह रहे हैं कि यार आवाज़ें कहीं, बातें कोई ऐसी जो वाकई हिस्ट्री है पाकिस्तान का, एक सच्चे वाक़यात हैं, हम ज़िंदा हैं तो ये बात कर सकते हैं, और इन बातों के एविडेंस हर तरफ फैले हुए हैं। इससे पहले कि एविडेंस ख़त्म हो जाए, हैं? नहीं वो क्या शेर है, अगर आसानी आ सके इन चीज़ों अमजद से शाह, किसी की। अमजद शाह अमजद का एक शेर है, बड़ा रेलिवेंट है इस पूरे व्लॉग से। जो देखा है जो सोचा है वही तहरीर कर जाए, जो देखा है जो जो सोचा है वही तहरीर कर जाए, जो कागज़ अपने हिस्से का है वो कागज़ तो भर जाए। तो हमें कुछ लिख देना चाहिए। अब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, माइलस्टोन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ये रिकॉर्डिंग अगर किसी की जिम्मेदारी लगाए, इसको लिख भी दे, किताब बन जाएगी। कितने लिखना है यार? नहीं ये सारे भी लोग, अब तो एआई है ना, फ्रॉड भी है, आप ही थल्ले लिखिया जाए यार, रहने दे सारे यार। उर्दू में लिखवा ले। कामों जितने भी लोग बैठा होते एडिटिंग दे होते वो लिखना शुरू कर और देते जितने भी लोग बने आसिम के साथ आगा और लोगों सारे लिख दे, सारे लिख दे, किताब पढ़ेगा बन कौन जाएगी। यार? पढ़ी रहेगी। अब ये कॉन्सेप्ट खराब है, ये मेरा ख्याल पढ़ेगा है। कौन है? हाँ, ये नहीं, कोई ना कोई होगा कोई यार। नहीं। शायद बड़े बड़े शायर और राइटर हैं जिनको मरने के 50 साल बाद राइटर माना गया है। यार बता दो ना, ही बच गया। तुम्हें हो सकता है जिंदगी में ये आजाद मिल जाए, वाह वाह लेकिन वाह 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 वाह। लेकिन ये किताबों में लिखा हुआ जरूरी है, कागजों में चाहिए रिकॉर्ड। चलो ठीक है, इनको लिखवा ले। चलो सही है। किसी लाइब्रेरी में किसी कोने में कोई 50 साल बाद आतिफ शेख का आएगा, वो कहेगा अच्छा ऐसा हो चुका है, ये तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँगा, ये हो चुका है। जीरो से स्टार्ट करते हैं हमारे पाकिस्तान में लोग, और ये सोचते हैं कि पहले किसने नहीं किया। उनके लिए कागज़ ज़रूरी है, यार हो चुका है सब। डोंट रीइन्वेंट द व्हील यार, पहिया दोबारा क्यों बना लो? इंटरनेट दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट बन चुका है, उसको यूज़ करो। अब ये जो काम हम कर चुके हैं, इसको लिखा होगा तो लोग इसको, इससे आगे काम करेंगे। अगर आतिफ भाई आपको हिसाब उम्र का गोशवारा कोई इतना सा बीच में से तलाशना पड़ जाए या तराशना पड़ जाए, तो क्या ऐसी चीज़ है जो आप कहेंगे यार ये मेरी ज़िंदगी का हासिल है? क्या लगता है कोई ऐसी चीज़? मुश्किल सवाल है यार। यार मज़ा आ गया ज़िंदगी का। अच्छा वैसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे फैमिली। एक ऐसी चीज़ जिससे कहोगे यार वो ये मज़ा आ गया। मेरा ख्याल है कि जो आगाही मिली है, जो सीखने को मिला लोगों के रवैयों से, उसका कोई मैच नहीं है। लोगों के सवालात, लोगों की तंज, मजाक उड़ाना, घूर के देखना, तौबा तौबा करना, उससे जो लर्निंग हुई है ना, वो किसी किताब में नहीं लिखी हुई। वो जो तरस खाने वाली आंखें जब आप गोद में सर रख के कहती थी आते मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे, वो कैसा फील होता था? जान बूझ के तुम उस तरह कि जान बूझ के तुम उस तरह लाए जो बातें तुम्हें पता होगी। अच्छा यार एक छोटा सा वाक्य बता दूं, मुझे पता था आएगा वाक्य नहीं, लेकिन मैं फिर भी इस ट्रैक से मैं ट्रैक से नहीं निकलूंगा भाई। अच्छा हुआ ये कि जहाज पे बैठा हुआ था, मैं लंदन जा रहा था और एक किताब पढ़ रहा था, किताब का नाम याद नहीं है। जहाज में मैं किताबें लाजमी पढ़ता हूँ, एक आध किताब जरूर रखता हूँ। और ये मेरे वो मेंटोर दोस्त नियाजुल्लाह खान साहब ने मुझे आदत डाली कि जिस मुल्क में जाओ वहाँ से किताब जरूर लेते आना। नियाजुल्लाह खान नियाजी। तो मैं खैर मैंने किताब पकड़ी और लंदन जाते हुए पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते भी मैं सो गया हूँगा, आँख खुली तो किताब नहीं मिली। तो मैंने लिटरली बुक ढूंढनी शुरू की सीट के नीचे, कभी इधर इधर, ये बुक गई किधर। साथ एक आंटी बैठी, उनके साथ एक लड़की बैठी थी, उसका नाम आयशा था। वो अक्सर कहती मेरा नाम आप नहीं लेते इस वाक्य में, मैंने ये वाक्य पहले भी एक जगह कोट किया था। तो आयशा ने वो बुक ले ली थी मेरी और वो पढ़ रही थी। तो उसने कहा सॉरी सर ये बुक मेरे पास है आपके, मैंने आगे से उठा ली थी, आप सो रहे थे, माइंड तो नहीं, नहीं पढ़े। फिर उन्होंने वो सीट स्वैप की, अपनी अम्मी को उधर भेजा खुद रहे और मैं तारीफ कराया कि मैं डॉक्टर आयशा हूँ, मैं लंदन में रहती हूँ और आप क्या करते हैं पाकिस्तान में। बुक तो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, मैंने बताना शुरू कर दिया स्टेप का, वही जो गाना याद है वही गाना हर जगह गाना शुरू कर दिया। गाते गाते मैंने ऐसे बताया कि अभी मेरा एक मिशन है, एक गाँव है इस्लामाबाद के पेरिफेरीज में, याद है बंगियाल, वहाँ मैं एक स्कूल बना रहा हूँ। मेरा बड़ा ख्वाब है कि वहाँ स्कूल बन जाए। वहाँ 2 सीवियरली डिसेबल्ड बहन भाई रहते हैं जो अपने घर में कैद हैं, वो नहीं निकल पाते। बचपन से मैं उन्हें देख रहा हूँ, अब वो बड़े होते जा रहे हो, बिल्कुल डिसेबल्ड हो गए, पढ़ लिख गए, लेकिन अब वो वहाँ बैठ के अपने कमरे से स्कूल चला सकते हैं। ये वाहिद काम है जो कर सकते हैं जिनसे उनका घर चल सकता है और कुछ नहीं हो सकता उनका।
उसने कहा अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा आप जो कर सकती हैं, उनको पैसे चाहिए वो स्कूल चलाने के लिए, इफ़ यू कैन कंट्रीब्यूट वहाँ से यूके की कम्युनिटी से जो कुछ करें। उनका मैं अगले साल जनवरी में 3-4 महीने बाद पाकिस्तान आई हूँ, मुझे वो जगह देखनी है। आ गई, फ़ोन नंबर चुना, बहुत ले गया उनको मैं। आयशा को मैंने वो गांव दिखाया। आज इस बात को 15 साल हो गए हैं। आयशा और उसकी फैमिली स्कूल को पैसे दे रहे हैं, वो स्कूल चल रहा है। वाह वाह, आयशा साहब। बंगाल कम्युनिटी स्कूल। अब उनके वालिद साहब फौत हो गए, उनके नाम पे वो स्कूल है। और अफजाल कम्युनिटी स्कूल, डिसेबल्ड टीचर है, नॉन डिसेबल बच्चे हैं। और अजीब सा मॉडल है। टेलीनॉर को ले गया, ब्रिटिश काउंसिल को ले गया, बहुत लोगों को ले गया। जो जो गया उसने कोई से कोई, वहाँ किसी ने बेल लगा दी, किसी ने टेबल दे दी। वो स्कूल माशाल्लाह अब चल रहा है। बस एक मुलाकात जो है वो कितने इंसानों की जिंदगी में आसानी ले आई। हाँ, वो छोटी सी बात। फिर आयशा, जब मैं लंदन जाता था आयशा के घर एक दावत ज़रूर होती थी। आयशा ने कहीं बुलाया, फिर उनके हस्बैंड से मेरी मुलाकात हो गई, उनकी पूरी फैमिली। मतलब एक बड़ा ज़बरदस्त लिंक बन गया। लेकिन पर्पस क्लियर था ना, करना क्या है वो टू द पॉइंट बात करनी। ये मेरी एक और लर्निंग है इस ज़िंदगी की, कि जिससे जो बात करनी है कर दो, लेट हो जाएगा वरना। मिस नहीं, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है तो जो सोचा हुआ वो उसी वक्त किया दो। अगर कोई दोस्त मिला, कोई बंदा अच्छा लगा, उससे जो बात करनी है वो कर दो। ना की तो फिर नुकसान हो। तो जी मैंने, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी थी जो मैंने मिस नहीं की। मैंने उन लोगों से वो कह दिया जो मैं कहना चाह रहा था। उसका रिजल्ट मेरा अच्छा ही रहा। तो ये जो रश लगा होता है इर्द गिर्द, उसी हाँ, ये वो इसी का नतीजा है। जिससे है वो कह रहे क्या छितर पड़ेगी बाद में देखी जाएगी। क्योंकि मैं तो मासूर हूँ, कोई किसी से कुछ कह मैं तो बैग भी नहीं उठाता, किसी से कुछ कह रही नहीं। बैग उठवा लिया किसी से, मैं बैग उठा चलो। ये तो मसला ही कोई नहीं है। तो क्या यार वो अलमारी वाला वाकया नहीं शेयर और यार वो भी एक इतना लंबा ब्लॉग है हमारा। और यार बस ये लास्ट वाकया, ये आप ये जो शख्सियत बैठी हैं आतिफ शेख साहब, ये बहुत ही मज़े की, ये एक ज़माना साज शख्सियत है। यानी आतिफ शेख एक ऐसा नशा है ना कि जिसको लग जाता है ना वो फिर रेफरेंस बन जाता है। कितने दोस्त, पता नहीं पिछले 3-4 महीने पहले भी मैं आतिफ शेख का नाम लिया तो वो बता, वो मैं जानता हूँ, मैं उनकी गली में रहता था, मैंने उसी टाइम आतिफ भाई से बात करवाई। तो कहने का मतलब है कि जो रेफरेंस होता है ना, ज़िंदगियों का रेफरेंस, अच्छी ज़िंदगियों का, मुस्कुराते लोगों का रेफरेंस, वो आतिफ शेख है। तो ये इनके पास ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि जो कि शायद अभी बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी। तो एक कहानी ऐसी है जो बहुत मज़े की है जी, बताइए। मैं गवर्नमेंट जॉब करता था एनटीसी में, नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन में। और मेरे ऑफिस, मैं फाइनेंस में था, मेरे ऑफिस में 4 लोग बैठते थे। एक सीनियर डायरेक्टर थे और 3-4 थे। एक लड़की आई इंटर्नशिप पे, अभी वहीं पे होंगी, वो जॉब मिल गई थी। खैर हुआ ये कि नाम काट देते, नाम काट देंगे, नाम काट। एक खातून आई इंटर्नशिप पे, वो मुझे घूरती रहती थी। मैं उठ के जा रहा हूँ तो घूर के देख रही। वो जैसे लोग डिसेबल लोगों को देखते थे, लेकिन मुझे फील हो जाता था कि शी इज स्टीयरिंग मी। मैं फाइल निकाल रहा हूँ तो जैसे मैं उधर देखूँ वो मुँह नीचे कर ले। मैं जहाँ जा रहा हूँ पीछे पीछे उसकी नजरें मेरा पीछा कर रही होती। जिधर देखूं। हाँ, एक दिन कमरे में मैं था और बहुत देखा। मैंने कहा, मैं उसी तरह वही कोई काम कर रहा था, वही मैं लुकिंग एट मी। फिर बोली सर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वाह आतिफ साहब। मैंने फौरन कहा मेरी तो मंगनी हुई भी है। सर यही बात रहेगी। अच्छा। ये बात बिल्कुल नहीं थी। ये वाली बात नहीं थी, आपने कैसे सोच लिया? अच्छा ये आप ये मुझे आप गोली है इतने दिन से और जरूरी बात करनी है, मैं तो बड़ा खुश था। अच्छा ऐसी बात नहीं। अच्छा वो ये कि आपको क्या हुआ था? मैंने कहा बस ऐसी अल्लाह की तरफ से। कहते नहीं मुझे फलां साहब ने बताया है आप जब छोटे थे आपके ऊपर अलमारी गिरी। अच्छा मुझे उस बंदे पे बड़ा गुस्सा आया। मैं अलमारी गिर गई, मेरे किसी कुलीग ने मजाक छोटे थे अलमारी गिर गई। तो मैं सोचती रहती थी कैसे गिरी होगी, क्या हुआ, कहाँ पे चोट लगी होगी। वाह वाह वाह। तो ऐसी डिसेबिलिटी होगी अलमारी। अच्छा मुझसे कई दफ़ा जैसे जब टैक्सियों में सफ़र करते थे इस्लामाबाद या दूसरे शहरों में, तो जैसे जोन सा
बंदा जिस कैटेगरी का होना सी मैं वो कहानी सुना हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। टैक्सी वाला होगा मैं यार टैक्सी वाले के गाड़ी साथ चला टैक्सी वाले के रहा लेवल पे एक्सीडेंट बात हो गया हाँ एक वो था ये पायलट था हम्म, उसने मैं बताया क्या हुआ था आपको मैं हेलीकॉप्टर डिगे थे नहीं बताया थे हाँ F9 ਦੇ ਕੋਲ ऐसे मैंने भी कई दफा किया है जो सर्वाइवल जो जो जहाँ जिਵੇਂ मुझे लगता था इस बंदे को ये बात समझ आएगी, इसको ये नहीं इसको ये आती। बता दो एक दफा नजर मेरा दोस्त था जो हाँ स्टेप का काफी लीडिंग हाँ रोल उसने प्ले किया, क्रचेस लेके चलता था। तो एक दिन एक हॉस्पिटल में मीटिंग थी हमारी NIRM में, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे लड़के लड़कियां। तो उन्होंने ना वो देखे जा रहे बच्चे ऐसे ऐसे कैसे चलते हैं, मुझे पूछ लिया उसने इनको क्या हुआ, मैं कि ये नशा करता था ड्रग्स की वजह से हो गया। तो मुझे जो चीज लगती थी आप वही बता देते थे टैक्सी वाले के वाह साथ वाह नजर कह रहे क्या पूछ रही है? मैं पूछ रही कुछ नहीं भाई कुछ नहीं वैसे ये ड्रग्स लेने कैसे हो गए। अच्छा जानू जी कोई मैसेज देना चाहें और यार स्टेप में कितने लोग काम करते हैं स्टेप में वैसे तो 52 का स्टाफ है, 3 यार ही काम देव करते हैं। ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52 अगर साढ़े शेयर या लाइक्स की होता है सब्सक्राइबर वो अगर नहीं होंगे ना तो आतिफ साहब ना फिर लड़ाई मेरी चलेगी। बात पूरी सुन लेना, जी। स्टेप में 52 लोग हैं, उनमें से 2-3 ही काम करते हैं। यार ऐसा नहीं कर दिया ये बताओ मैसेज दो कि ये इसको चैनल को जरा अच्छा हाँ और तो मैसेज जो भी देना वो दे दें अच्छा मैसेज में मतलब मेरे हम बतनों इस तरह के कोई मैसेज। हाँ अच्छा जैसा ऐसा भी है आपको कि यार मालूम है मैसेज तो सारी बातें मैसेज ही थी हमारी, हम्म, सारी गुफ्तगू में अगर आप समझने की कोशिश करें तो एक तजुर्बा, एक मैसेज, जो कुछ हमने इकट्ठे सीखा, हमारा जो 20-25 साल का साथ का सफ़र है उसकी रिफ्लेक्शन थी ये। और थोड़े से लाइटर मूड में फिजूल बातें भी साथ हम ऐड कर रहे थे जिनका कोई मकसद नहीं है। लेकिन मेरा यंग डिसेबल लोगों को, क्योंकि डिसेबिलिटी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, इट्स अ लाइफ स्टाइल, रहती दुनिया से चल रहा है और आगे भी चलेगा, चाहे वो गाड़ियों से एक्सीडेंट हो, चाहे बीमारियों से, चाहे जो मर्जी हो, डिसेबिलिटी इज़ अ लाइफ स्टाइल, इसने रहना है। तो अपनी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करें, एक्सेप्ट करें कि ये मेरा लाइफ स्टाइल है, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर चम्मच से खाना खाना अच्छा लगता है तो चम्मच ले लेते, फोक ले लेते, ऐसे ही। तो अपनी डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड करें, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, लोग फिर आपको आपकी लाइफ स्टाइल को समझने की कोशिश करेंगे। यही एक तरीका है डिसेबिलिटी इंक्लूजन का, जो मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है कि अपनी लाइफ स्टाइल को खुद समझने की कोशिश करें कि आपको क्या चाहिए। हमारी यंग लोग, चाहे वो डिसेबल हैं या नहीं है, उनके ड्रीम्स नहीं है, ख्वाब देखें कि आपने बनना क्या है। जब आप ख्वाब देखेंगे तो आप उसके लिए स्ट्रगल करेंगे, आप उसके लिए रुकावटें दूर करेंगे, बैरियर्स को हटाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको ख्वाब ही नहीं है तो वो बैरियर्स आपको नज़र ही नहीं आएंगी, वो रुकावटें आपको नज़र ही नहीं आएंगी। तो अगर ख्वाब होगा तो उसकी ताबीर के लिए एफर्ट होगी, तो ये माशरा आपका साथ देगा, ये इन्वायरमेंट, ये सब कुछ नेचर आपके साथ चलती है, सपोर्टिंग इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, इंक्लूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो थिंक अबाउट यू। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई थैंक यू वेरी मच और चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक चाहिए जो भी होता है। साढ़े कहते कर देनी आतिफ साहब से कहते कर यार ऐसा है कि ये मेरा जो खास तौर पे स्लॉट है ना, ये वाला इंटरव्यू, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स होनी चाहिए। हाँ यार शेयर कर देना ज़्यादा बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच अस्सलाम वालेकुम।